हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? चलो जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, हमारा अध्याय चल रहा था मानव जनन, और इस मानव जनन से संबंधित हम लोगों ने आखिरी टॉपिक पढ़ रहे थे। ये दो टॉपिक हमारे बच रहे थे, सहगर्भता, भ्रूणीय परिवर्तन और प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। ये दो टॉपिक बच रहे थे हमारे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को आज समाप्त करके हमारा चैप्टर खत्म करते हैं, जिसमें से ये सारी टॉपिक जो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें बच गई हैं वो मैं अभी पढ़ा दूंगा। ये अगर आपको लास्ट लेक्चर अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर आकर कौन कोरक पुट्टी जो है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है। कोरक पुट्टी जो होती है उसमें क्या होता है, पोष कोरक होती है यानी ट्रोफोब्लास्ट होती है, और अंदर कौन होता है, इनर सेल मास होता है यानी अंतर कोशिका समूह होता है। ये एंडोमेट्रियम से आकर जब जुड़ती है तो एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। फिर जो पोष कोरक जो होती है, ये सफेद रंग की हमने देखी थी, ये पोष कोरक जो है अंदर की तरफ उंगली नुमा संरचनाओं का निर्माण करती है। उन उंगली नुमा संरचनाओं को हमने क्या बोला था, जरायु अंकुरक बोला था, कोरियोनिक विलाई बोला था। वो जरायु अंकुरक जो है अंदर आते हैं, और वो जरायु अंकुरक कोरियोनिक विलाई जब अंदर आते हैं तो किससे कवर्ड हो जाते हैं सर, माता की एंडोमेट्रियम के अंदर जो रक्त नलिकाएं हैं उनसे, यानी मात्रा के रक्त से, और साथ साथ एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय का भाग है, गर्भाशय के ऊतक से, यानी कोरियोनिक विलाई जो अंदर आए थे वो किससे कवर्ड हो गए हैं, दो चीजों से कवर्ड हो गए थे। किससे, गर्भाशय ऊतक से और मातृ रक्त से कवर्ड हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि भैया ये कोरियोनिक विलाई जो है उंगली नुमा संरचना है, और जिस ऊतक के अंदर जा रहे हैं, मान लो ये ऊतक है, इसके अंदर गए तो वो ऊतक भी कैसा हो गया, उंगली नुमा। यानी दोनों उंगली नुमा संरचनाएं एक दूसरे में क्या हो गई हैं, फिक्स्ड हो गई हैं। इसको हमने क्या बोला था, अंतरा उंगली युक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंतरा उंगली युक्त होते हैं। तो कौन होते हैं अंतरा उंगली युक्त, ये जरायु अंकुरक और माता का गर्भाशय ऊतक। ये दोनों अंतरा उंगली युक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, अपरा। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा अपरा बोलते हैं। फिर ये अपरा जो होती है ये क्या प्रदान करती है सर, ये जो अपरा जो है इसके मेजरली 4 फंक्शन है, जिसमें से एक फंक्शन तो क्या था सर, एक फंक्शन था कि ये श्वसन में हेल्प कर रही थी। कैसे, ऑक्सीजन जो है वो भ्रूण को दे रही थी, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही थी, पोषण प्रदान कर रही थी किसको, भ्रूण को, और भ्रूण से जो भी उत्सर्जित पदार्थ बना था उसको निकालने में माता के द्वारा हेल्प कर रही थी कौन, ये अपरा। साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सा, HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकल रहा है, साथ ही साथ प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा चाहिए तो ये HCG जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है बने रहने के लिए, और इससे क्या निकलवाता है, प्रोजेस्ट्रॉन निकलवाता है। ये चीज याद रखना। जैसे एक महिला गर्भ धारण कर लेती है तो आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं, यानी LHFSS का कोई रोल नहीं होता, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन किसने निकाला था, HCG ने निकाला था। मानव जरायु गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ने निकाला था। HPL, इनके कार्य हमारी NCERT में नहीं लिखे गए हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन पूछते हैं बच्चे इसलिए बता दिया। HPL जो होता है ये ओनली प्रेगनेंसी, HPL जो होता है ये दुग्ध के निर्माण में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जो स्तन ग्रंथियों के अंदर वसा थी ना, उस वसा का ऑक्सीकरण करता है जिससे एनर्जी निकलती है, और दुग्ध के निर्माण के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किसको, कुपिका कोशिकाओं को। तो वो कोशिकाओं के पास एनर्जी कैसे आती है, वसीय ऊतक जो थे उसमें से वसा को तोड़कर एनर्जी उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, HPL। कोई नहीं पूछेगा। बाकी प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन ये दोनों के दोनों निकल रहे हैं किससे, अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन, हमारी कौन, अपरा। अपरा के साथ साथ अंडाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रहा है। कैसे, अंडाशय जो है उससे प्रोजेस्ट्रॉन तो निकल ही रहा है, अंडाशय से एस्ट्रोजन भी निकलता है। अंडाशय एक और हार्मोन निकाल रही है जिसका नाम है रिलैक्सिन, और ये रिलैक्सिन जो होता है प्रसव के दौरान, जब प्रसव हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है, तो ये वाला जो श्रोणी भाग जो होता है यहां पर मिलती है श्रोणी मेखला, ये फैलती है, तभी बच्चा बाहर आता है। तो वापस से अपनी ओरिजिनल स्थिति में लाने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिलैक्सिन। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे नीट में, रिलैक्सिन, HCG और HPL
क्या ये 3 हार्मोन एक सामान्य औरत में निकलते हैं या एक ऐसी औरत जिसने गर्भ धारण कर रखा है उसमें निकलते? तो याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ सहगर्भता के दौरान निकलते, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलते ये 3 हार्मोन, HCG, HPL और रिलैक्सिन। साफ साफ लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। आई होप यहां तक की बातें आपको रिपीट कर दी हैं और याद आ गई होंगी। ठीक है जी, यही सारी चीजों को आपने बोला था कि सर नोट्स की फॉर्म में कैसे लिखे, तो मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लगभग आधे घंटे पहले मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि आप जो है इन चीजों को नोट डाउन कर लें। रोपण मैंने लिख कर लाया हूं, अभी अभी लिखा है मैंने, जस्ट आधे घंटे पहले लिखना स्टार्ट किया था कि रोपण के बाद पोषकोरक जो है वो उंगली नुमा संरचना बनाता है। ये उंगली नुमा संरचना जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? जरायुज अंकुर बोलते हैं या जरायु अंकुर बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। जरायु अंकुरक जो होते हैं ये गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। आच्छादित का मतलब कवर्ड होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे से अंतरा उंगली युक्त होते हैं। कौन कौन? जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे से अंतरा उंगली युक्त होते हैं और मिलकर संरचनात्मक क्रियात्मक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। डन, यहां तक हमने पढ़ा भी है और हमने ये लिख भी दिया है। टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपको टीचर्स नोट्स में मिल जाएंगी, जस्ट मैंने लिखा है। नेक्स्ट, अपरा के कार्य क्या थे? ये सारे के सारे कार्य मैंने अपरा के यहां पर लिख दिए हैं। गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायता करती है, भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ को निकालने में सहायता करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है। कैसे? 4 हार्मोन बनाए थे। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG और HPL। ये 4 हार्मोन जो हैं, याद रखना, ये 4 हार्मोन जो है ये कौन बना रही है? सर अपरा बना रही है। जबकि अंडाशय से कॉर्पस ल्यूटियम से कौन बन रहा है? सर रिलैक्सिन बन रहा है, याद रखना। ठीक है, अंडाशय से कौन आ रहा है? रिलैक्सिन आ रहा है। ये 4 हार्मोन अपरा से बन रहे हैं, जिसमें से HCG, HPL और रिलैक्सिन केवल और केवल सहगर्भता के दौरान निकलते हैं। HCG जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सहगर्भता के दौरान प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं ताकि आप नोट्स जब बनाएं तो ये सारी की सारी चीजें लिख लें। पढ़ हम चुके हैं, लिख मैंने दिया है, अब मैं साथ साथ लिखूंगा तो चीज तो वही लिखूंगा। बस थोड़ा सा है कि मैंने थोड़ा सा टाइम बचा लिया है क्योंकि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बस इतनी सी बात है। डन। एक बिंदु था जो हमारा रह गया था, इसको समझते हैं, लेकिन समझने से पहले अगर किसी की कोई तकलीफ है तो वो एक बार बता दीजिए। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ है तो एक बार बता दीजिए। बाकी सर 2 चीजें मेरी भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। 2 चीजें मेरी सुन लीजिएगा आज की क्लास में। आज पहले तो मैं आपको बता देता हूं टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? सर टेस्ट का सिलेबस जो होएगा वो होंगे 4 चैप्टर। 4 चैप्टर कौन से होंगे? सेल, सेल डिवीजन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और मानव जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, ये 4 चैप्टर होंगे। 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सबसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पेपर होएगा बहुत अच्छा, पेपर जो है बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया जबरदस्त होएगा। ठीक है, जबरदस्त होएगा। तो पढ़कर आना बेटा, संडे को टेस्ट होएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया पहला चीज। पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आपकी बात सुनूंगा। दूसरा, लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 16 तक आपको होमवर्क नहीं मिला था। लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 16 तक आपको होमवर्क नहीं मिला था, तो वो होमवर्क डाल दिया है। तो वो होमवर्क आपने करना है आज। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 से लेक्चर नंबर 16 तक आपको होमवर्क नहीं, 16 तो आज का है, होमवर्क नहीं मिला था, वो होमवर्क भी डाल दिया है, वो आज आपने करना है। तीसरी चीज, डॉक्टर साहब सीरीज, डॉक्टर साहब सीरीज, ये जो डॉक्टर साहब सीरीज जो है, इस डॉक्टर साहब सीरीज के ऑलरेडी 118 क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, जिसमें से आप में से कईयों को कुछ दिक्कतें आई होंगी कुछ क्वेश्चंस में, आई नो,
कुछ बच्चे भेज भी रहे। 118 क्वेश्चन दे दिए थे। ये था हमारा पार्ट 1 डॉक्टर साहब सीरीज का। एक और दे रहा हूं मैं आपको डॉक्टर साहब सीरीज, पार्ट 2 दे रहा हूं। इसमें 120 क्वेश्चन। हो सकता है बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस की नंबरिंग जो है आगे पीछे हो गए, जैसे 112 के बाद 113 ना होकर 114 हो, तो बीच में कोई क्वेश्चन स्किप हो सकता है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आंसर की उसी हिसाब से होगी। ये 120 क्वेश्चन जो है यहां पर मिल जाएंगे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ठीक है। 120 क्वेश्चन डॉक्टर साहब सीरीज के। ये 120 क्वेश्चन है सर, ये कहां पर मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे, अच्छा इसमें आंसर की लास्ट में होएगी। ये सारे आंसर हटाए हुए होंगे, याद रखना। सारे के सारे आंसर जो है हटे हुए होंगे, याद रखना। आंसर की जो होएगी ये लास्ट में होएगी, बिल्कुल लास्ट में आपके क्या होएगी? आंसर की होएगी। सर हमें आंसर दिख नहीं रहे हैं, तो अभी डाले नहीं है ना, जैसे ही क्लास खत्म होगी आंसर डाल के आपको भेज देंगे इसके साथ जोड़कर, आज की टीचर स्लाइड के साथ, ठीक है। तो आज जो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, यानी अगर देखा जाए मोटा मोटा 238 क्वेश्चन यहां पर दे दिए हैं। लगभग आपको एनसीईआरटी कसरत में कितने क्वेश्चन दे दिए थे मैंने आपको? लगभग 70-80 क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर करा दिए थे, ठीक है। तो और कितने क्वेश्चन कराऊं, मुझे एक बात बताइएगा। होमवर्क में क्वेश्चन दे दिए, डॉक्टर साहब सीरीज में क्वेश्चन दे दिए, एनसीईआरटी कसरत में क्वेश्चन करा दिए हैं, टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से लाऊं और क्वेश्चन? हाय ये अभी पटेल को क्लास से बाहर निकाल देना, यहीं से टाइम आउट कर देना। ठीक है, इनफ होंगे इतने क्वेश्चन। हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, तो आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं प्लीज उनको ट्राई करिए, उनको करिए। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको लगता है ऐसी चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है, और कब? जब पूरे लेक्चर लोगे। लेक्चर ना लो फिर उसके बाद में क्लास में आकर बोलो कि सर हमको ये नहीं आ रहा, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। लेक्चर आपको पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना लेक्चर लिए आप सोचो कि भैया हम सवा शेर हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होएगा। हाँ जी सर, अपरा रस्सी नुमा संरचना है कि गोल संरचना है? हाँ भैया, ये लो मेरे भाई, नोट डाउन कर लेना। गुरुजी ओवरी से ओनली रिलैक्सन हार्मोन निकलता है, क्यों? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी तो निकलता है ना अंशुल। एनसीईआरटी कसरत का अलग से पीडीएफ डाल देना। अभी ना बीच में छुट्टियां आएंगी आपकी, ये एक 15 अगस्त की छुट्टी होगी और एक राखी की छुट्टी होगी। तो उन छुट्टियों में जब मैं घर जाऊंगा, एक तो 15 अगस्त की छुट्टी होगी और एक राखी की छुट्टी होगी। राखी से पहले शायद संडे है, तो उन छुट्टियों में मैं ये सारा का सारा काम निपटा दूंगा आपकी एनसीईआरटी कसरत वाला, ठीक है। उसके लिए अलग से कॉलम बनवा के, आपको अलग कॉलम बनवा के, क्योंकि भाई ये काम जो है ये टेक्निकल पार्ट होता है ना, जो कंप्यूटर वाले आदमी जो होते हैं वो करते हैं। तो उनको बोल तो दिया, अब थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो वो जैसे ही हो जाएगा इन छुट्टियों में वो सारा काम करवाकर आपको एनसीईआरटी कसरत के सारे क्वेश्चंस डलवा दूंगा। हमको नहीं पता आर्यन तिवारी रस्सी नुमा है कि गोल है, नहीं पता हमको। इधर देखिए, यहां तक की बात हम लोगों ने पढ़ ली है, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है। एक बिंदु रह गया था और वो रह गया था अपरा भ्रूण से नाभि। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने अपनी बातें रख दी हैं, ये मैंने अपनी बात रख दी है। टेस्ट का सिलेबस बता दिया, होमवर्क का बता दिया। होमवर्क आपने आज ही करना है इन चारों लेक्चर्स का, ये आज आपकी स्लाइड के साथ में आ जाएंगे। हाँ जी, अब आपके कोई तकलीफ है तो वो बता सकते हो। नहीं आशीष गौतम, और कुछ अलग से नहीं हो पाएगा, बस यही हो पाएगा। सर टोटल कितने दिन ऑफ रहेगा? 2 दिन, एक 15 अगस्त और एक राखी, बस। हाँ जी,
डॉक्टर साहब सीरीज कहाँ मिलेगी? आज का जो लेक्चर जो आएगा, आज का जो लेक्चर जो है उसकी लेक्चर, भाई तुम ना लेक्चर लिया करो प्लीज। मैं 1000 बार एक चीज रिपीट करते करते थक चुका हूं ये चीज। तुम लेक्चर लिया करो, लेक्चर में सारी चीजें बताई जाती हैं। आज के लेक्चर की जो टीचर स्लाइड आएगी उसमें ऐड होकर आएगी। सर आप होमवर्क में 15-20 क्वेश्चन दीजिए, कहां से दूं? सारे तो दे दिए तेरे को बुड़बक। ये क्लास में आकर ये काम मत किया करो। और तुमको रिप्लाई करना है ना, मेरे को भी बेवकूफी लगती है तुम जैसे को भोंदुओं को। हाँ जी चले आइए। हम यहां पर बात कर रहे थे अपरा जो है, अच्छा बार बार मैं भूल जाता हूं। हाँ भाई क्या दिक्कत है आपको? बोल मेरे भाई क्या दिक्कत है? सर जो आपने बताया था वो दोबारा बता दो, मैं अभी आई हूं क्लास में। बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। मुस्कान मौर्य खुद करोगी इसको? सेकंड आंसर इसका सोचोगी? इसका आंसर सेकंड है, सोचो कैसे। सर टेस्ट का सिलेबस कमिंग टेस्ट का राइट करवा दिया करो। सर टेस्ट का सिलेबस कमिंग टेस्ट का राइट करवा दिया करो। तुम बांगड़ू लाल थे कि अभी अभी नए नए बांगड़ू लाल बने हो? मेरे को एक बात बताओ, पहले से ही बुद्धू थे या अभी अभी नए नए बुद्धू बने हो? ये क्या लिखा हुआ है? टेस्टोस्टेरोन का काम होने पर क्या वो बॉडी से बाहर निकल जाता है? टेस्टोस्टेरोन जब काम कर लेता है उसका विघटन हो जाता है, और विघटन होने के बाद उसके जो अणु जो होते हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। सर विषय वस्तु पर आइए। आप ही थे अभी पटेल जो फालतू की चीजें लिख रहे थे। सर कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्परेरी और परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड एग्जाम में पूछा था सर। कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों होती है शिवानी शुक्ला? जरा सोचो, एक महिला है जिसके अंदर आर्तव चक्र चल रहा है और उस आर्तव चक्र में कॉर्पस ल्यूटियम बनी। हाँ सर बन गई। अब क्या वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमेशा बनी रहती है? दिमाग लगाओ। मेरे अंदर अग्नाशय है, मान लो मैं एक स्त्री हूं, मेरे अंदर अग्नाशय है पेनक्रियाज, ठीक है, जिससे हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन नाम सुना है ना? सुना? तो अग्नाशय इंसुलिन हमेशा निकालता है या 50 वर्ष की उम्र के बाद में निकालना बंद कर देता है, या 10 वर्ष की उम्र से पहले नहीं निकालता? ऐसा होता है क्या? निकालता है ना इंसुलिन, पहली चीज। दूसरा, अंडाशय पर आते हैं। अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था, कब निकल रहा था सर? अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन कब निकल रहा था शिवानी? जरा जल्दी से मुझे बताओ, अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन कब निकल रहा था? सर जब कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी, 10-12 वर्ष की लड़की थी, 10-12 वर्ष से पहले निकल रहा था क्या? नहीं ना, बाद में निकला। और बाद में आर्तव चक्र की पर्टिकुलरली ल्यूटियल अवस्था में निकला था ना, ल्यूटियल अवस्था में। बाकी अवस्थाओं में एकदम से धड़ाम हो गया था, आर्तव अवस्था में एकदम से कम हो गया था। हाँ सर, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि कॉर्पस ल्यूटियम परमानेंटली मिल रही है कि टेम्परेरी मिल रही है? स्थायी रूप से मिल रही है कि अस्थायी? सर अस्थायी रूप से मिल रही है। हाँ सर प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना रहता है? गुमनाम मैंने आपको बताया था, HCG यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ये देखो गुमनाम, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये जो HCG जो होता है इसका काम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को सगर्भता के दौरान बनाए रखना। लिखा हुआ है यहां पर, सुना करो कि उस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाए रख रहा है प्रेगनेंसी में? सब HCG बनाए रख रहा है। हाँ जी, हम तुम लोगों को जवाब देना सही नहीं समझते हैं। तुम लोग बिल्कुल भी लायक नहीं हो कि तुमको जवाब दे बार बार।
सर कॉर्पस ल्यूटेम परमानेंट नहीं है पर पुनः निर्माण होता है। यस अंजलि राय, परमानेंट नहीं है लेकिन निर्माण होता रहता है। सर प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटेम कैसे बना रहता है? अरे बता तो दिया यार, अभी तो दिखाया है तेरे को यार। करने हैं, बिल्कुल करने हैं अभय कुमार, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं आर्यन तिवारी, वो रस्सी जो होती है वो क्या होती है बता रहा हूं। चल आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक की चीज हम लोग पढ़ चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो रोपण के बाद ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब एक बिंदु था, ये समझ में नहीं आता है तो इस बिंदु को समझ लेते हैं। क्या है सर ये? इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं भैया। ये इस तरीके से गर्भाशय है और इस गर्भाशय के अंदर ये अपरा है, जिसके अंदर ये बच्चा है। ठीक है, अब साहब ये बच्चा अपरा से कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये बच्चा एक नलिका के द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है। क्या बोला हमने? ये बच्चा या भ्रूण अपरा से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एक नलिका के द्वारा जुड़ा हुआ, और इसी नलिका को नाम देते हैं हम नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, ये बच्चा जब बाहर आएगा, ये बच्चा जब बाहर आएगा, बच्चा जब बाहर आएगा तो इस रस्सी के साथ में आएगा। ये रस्सी जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभि रज्जु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाभि से जुड़ी हुई है हमारी। ये वाला भाग क्या कहलाता है? अम्बिलिकल पोर्शन कहलाता है, नाभि कहलाता है। नाभि से जुड़ी हुई है एक रज्जु। रज्जु का मतलब क्या है? धागा। ये रज्जु किसको किससे कनेक्ट कर रही है? सर भ्रूण को या शिशु को या गर्भ को किससे कनेक्ट कर रही है? सर अपरा से। तो अब जरा सोचो, ये बच्चा ढिचक्यूं जब बाहर आएगा तो रज्जु भी साथ आएगी। हाँ, और रज्जु जो अपने साथ किसको लेकर आ जाएगी? सर अपरा को भी बाहर लेकर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो बाहर कौन आएगा? सर बाहर जो है कौन आएगा? सर ये जो गर्भ मीन्स फीटस। याद रखना, हमारी हिंदी मीडियम में गर्भ का मतलब क्या है? फीटस है। फीटस यानी शिशु है। ये शिशु, ये गर्भ, ये फीटस जब बाहर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? सर नाभि रज्जु को भी लेकर आएगा और अपरा को भी बाहर लेकर आएगा। याद रखना, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर एक द्रव्य मिलता है, उस द्रव्य को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। याद रखना, यहां पर एक फ्लूइड मिलता है जिसका नाम क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम होता है? एमनियोटिक फ्लूइड नाम होता है। क्या नाम होता है? एमनियोटिक फ्लूइड नाम होता है। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, इस भ्रूण को क्या दे रहा है? सर उत्प्लावकता दे रहा है, इसको प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये बच्चा चारों तरफ से एक तरल से घिरा हुआ है, तो बाहर से जो भी जर्क लगेगा, जो बाहर से एक जर्क का मतलब जो भी धक्का लगेगा, वो धक्का जो मदर को लगेगा, जो प्रेग्नेंट है, वो धक्का इस बच्चे को ना लगे, वो जर्क जो इस बच्चे को ना लगे। तो इस बच्चे के चारों तरफ क्या मिल रहा है? तरल मिल रहा है, जो इस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल शॉक से। बाहर से जो जर्क लग रहे हैं, बाहर से जो धक्का अगर लगेगा, मान लो एक महिला गिर जाती है, कुछ हो जाता है, मान लो कोई बच्चा खेलते खेलते बॉल मार देता है, उसके गर्भ पर लग जाती है, तो वो झटका जो लग रहा है, वो एक्सटर्नल शॉक जो लग रहा है, जर्क जो लग रहा है, उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या मिल रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड मिल रहा है। ये एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। डन। ये चीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, तो ये चीज याद रखनी है क्या? कि अपरा जो है वो भ्रूण से नाभि रज्जु द्वारा जुड़ी रहती है। ये जो है ये अपरा है। बेसिकली ये कौन थी? सर ये ट्रोफोब्लास्ट थी, अगर आपको याद आ रहा हो। कौन थी? याद करिए, दिमाग लगाइए। हमने कहीं ना कहीं कोरक पुट्टी पढ़ी थी। कोरक पुट्टी, हाँ सर कोरक पुट्टी। उस कोरक पुट्टी में कौन थी सर? पोष कोरक थी। हाँ जी पोष कोरक थी। और कौन था सर? ये था अंतरकोशिक समूह था। हाँ सर। तो ये जो संरचना है इसका नाम है पोष कोरक।
और ये कौन है? अंतरकोशिक समूह। अंतरकोशिक समूह आगे चलकर क्या बनाएगा? शिशु का निर्माण करेगा। और ये पोषकोरक आगे चलकर क्या बनाएगी सर? प्लेसेंटा का निर्माण करेगी। क्वेश्चन नीट में बहुत सिंपल सा पूछा जाएगा, तुम बिना फालतू की टेंशन ले रहे हो, आपसे पूछा जाएगा। जो चीज पूछी जानी है उस पर फोकस नहीं है, आलतू फालतू अंट संट चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। ये जो पोषकोरक जो होती है किसका निर्माण करती है? तो याद रखना, पोषकोरक जो होती है वो किसका निर्माण करती है? याद रखना, किसका? अपरा का निर्माण करती है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? पोषकोरक। और अंतरकोशिक समूह जो होता है ये आगे चलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का या शिशु का निर्माण करता है। इतनी सी बात सुननी थी। अब ये भ्रूण जब बन जाता है, ये भ्रूण इस अपरा से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? एक रज्जु के द्वारा जुड़ा रहता है। और उस रज्जु को हमने क्या नाम दिया है? नाभि रज्जु बोला है। खत्म, खलास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुमको ना पीएचडी करनी और ना ही मेरे को तुमको पीएचडी करानी है। मैं तुमको अगर बताऊं कि भैया ये जो नाभि रज्जु जो होती है इसके अंदर धमनी और शिराएं होती हैं, और नॉर्मली धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को लेकर जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना। और शिरा का काम क्या होता है? वेन का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को लेकर जाना। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं धमनी और शिरा के अपवाद होते। कौन होते हैं? फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा होती है, जो हृदय के पास होती है ना, सुना हुआ है ना। एक और अपवाद होता है जो किसमें होता है? इसमें होता है। किसमें? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो नाभि रज्जु जो होती है इसके अंदर जो धमनी होती है वो भी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, और शिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त को लेकर आती है। ये चीजें आपके पढ़ने की नहीं है। आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये बच्चा अंदर सांस कैसे लेगा? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है इस चीज की। तो यहां जनरल साइंस की क्लास के लिए नहीं आया, तेरे को नीट क्रैक करना है। मैं रोज क्लास में आकर बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं कि एनसीईआरटी पर फोकस करो। ध्यान भटक जाता है, हम एनसीईआरटी को छोड़कर फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रीजन यही है कि हमारा सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता है। चलिए जी, तो इतनी सी बात को समझना था। समझने के बाद टाटा बाय बाय कर देना है। क्या? व्हाट इज नाभि रज्जु? सर नाभि रज्जु एक धागा है जो किसको किससे जोड़ रहा है? सर अपरा को भ्रूण से जोड़ने का काम। ये अपरा है, ये भ्रूण है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सर ये रज्जु कर रहा है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु यहां तक के 5 बिंदु में ऑलरेडी लिख चुका था, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु ये मैं लिख कर लाया था। चौथा बिंदु ये हमसे छूट गया था 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें, ये मैंने लिख दिया, समझा दिया। 5वां बिंदु जो है ये हम उस दिन भी पढ़ चुके थे और आज हमने रिपीट करके ये वापस से लिख भी दिया है और आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट छठे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। ये चीजें एक्स्ट्रा थी जो बता दी थी। अब छठे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आइए, छठा बिंदु जो आ रहा है वो ये आ रहा है। एक महिला जब गर्भ धारण कर लेती है तो उस गर्भ धारण के दौरान उसमें कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न हो रहे हैं? सोचो। सहगर्भता के दौरान हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? आप सीधा बोलोगे सर एचसीजी बनता है, एचपीएल बनता है, एचसीजी बनता है, एचपीएल बनता है, एचसीजी बनता है, एचपीएल बनता है। सर बेबी के चारों तरफ झिल्ली नुमा संरचना होती है क्या? अभी अभी कुछ समझाया आपको, कोई चीज बोली, सब चीरते हुए ऊपर से निकल गई है शीतल प्रभा है। मिस यास्मिन लगातार बार बार कॉपी पेस्ट करे जा रही हो, फिर चीजें छूट जाएंगी, फिर वो पढ़ समझ में नहीं आएंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नहीं होएगा। सर ये बात मेरी भी समझ में नहीं है, बेबी के चारों तरफ झिल्लीनुमा संरचना होती है क्या? भाई हम थक गए तुम लोगों को समझा के, लेकिन तुम जो है समझने का नाम नहीं ले रहे हो। बेबी के चारों तरफ झिल्लीनुमा संरचना होती है क्या? हाँ जी होती है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली बोला जाता है जिसमें से 4 होती है। एमनियन होती है, एलेंटॉइस होती है, कोरियन होती है, यॉर्कसैक होती है। क्या क्या? एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन, यॉर्कसैक होती है। ये 4 प्रकार की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं। एमनियन जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है, यॉर्कसैक जो होती है यॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखी हुई है यॉर्कसैक। सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखी हुई, एक्सप्लेन नहीं की हुई है। कोई चीज समझाई जाती है सुन लिया करो बेटा,
प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, रिक्वेस्ट भाई साहब, रिक्वेस्ट रहेगी, सुना करो, कोई चीज बोली जा रही है। सहगर्भता के दौरान कौन कौन से हार्मोन बन रहे थे? आप सीधा बोलेंगे सर प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन था, हाँ सर। एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन था, हाँ सर। उसके अलावा HCG, HPL, HCG था, HPL था, है ना, रिलैक्सिन था। ये तो सिर्फ सहगर्भता में बनते हैं, ये तो हमने पढ़ा। HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये तो सिर्फ और सिर्फ सहगर्भता के दौरान होते हैं, है ना। तो ये हार्मोन भी होते हैं, ये भी होते हैं। इसके अलावा आपने याद रखने हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, उसके अलावा थायरॉक्सिन, उसके अलावा कॉर्टिसोल, ये एक्स्ट्रा वर्ड याद रखने हैं आपने। कौन कौन सा? थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, और एक और हार्मोन याद रखना, कौन सा? प्रोलैक्टिन। प्रश्न बनेगा तेरे से सीधा सीधा पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा तेरे से सीधा सीधा पूछा जाएगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो तेरा बहुत घाटा होएगा दोस्त। पढ़ाई कर ले मेरे भाई, पढ़ाई कर ले, समझ चीज को। प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन की मात्रा जो है वो सहगर्भता के दौरान बढ़ जाती है। सहगर्भता के दौरान क्या होती है? बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे सर क्यों बढ़ जाती है? सर ये तो समझ में आ गया, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ये तो अंडाशय से भी निकलता है और साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी निकाल रही थी, किसको? प्रोजेस्ट्रॉन को। सर ये थायरॉक्सिन कहां से निकलेगा? ये थायरॉक्सिन मम्मी की थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। ये प्रोलैक्टिन कहां से निकलेगा? सर ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पहले भी बताया हुआ है। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है? सर थायराइड ग्रंथि से। ये किससे निकलेगा? सर थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। प्रोलैक्टिन किससे निकलेगा? सर पीयूष ग्रंथि से निकलता है। सर ये कॉर्टिसोल जो होता है ये कहां से निकलता है? ये कॉर्टिसोल जो होता है ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, याद रखना। अधिवृक्क ग्रंथि कौन सी होती है? पहले भी तुमको बताया हुआ, हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड मिलती है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, उस एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला प्रोलैक्टिन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन, और ये जो है ये अंडाशय से निकल रहे हैं, साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकल रहा है कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन। इनकी मात्रा सहगर्भता के दौरान बढ़ जाती है। क्यों सर? क्योंकि ये हार्मोन जो है ना, ये जो हार्मोन है ये क्या करा रहे हैं? सोचो एक मम्मी है, मम्मी ने जब तक गर्भ धारण नहीं किया था तो मम्मी की बॉडी में क्या मिल रहे थे? अंग तंत्र मिल रहा था, जिसमें पाचन तंत्र था, श्वसन तंत्र था, सारे तंत्र थे। अब मान लो मैं एक लेडी हूं, जस्ट समझना, एक स्त्री हूं, मेरे अंदर तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, सारे तंत्र हैं। हाँ सर। अब मेरे अंदर एक शिशु का निर्माण हो रहा है और उस शिशु के अंदर भी तंत्र बनने हैं, अंग तंत्र बनने, पाचन तंत्र बनना है, श्वसन तंत्र बनना है, तंत्रिका तंत्र बनना है। यानी एक जीव के अंदर एक और जीव का अगर निर्माण करना है तो उपापचय की दर को बढ़ाना पड़ेगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। बाहर से अगर कोई रोगाणु आए तो उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो विकसित करना पड़ेगा। हां सर। तो कुल मिलाकर हमें भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए और भ्रूण के विकास के साथ साथ माता में उपापचय दर को बढ़ाने के लिए, माता में उपापचय दर को बढ़ाने के लिए और सहगर्भता को बनाए रखने के लिए, सहगर्भता को बनाए रखने के लिए सहगर्भता को बनाए रखने के लिए ये तीन वर्ड याद रखने, स्पेसिफिक तीन चीजें। क्या? कि भ्रूण का विकास अच्छे से हो, माता के अंदर उपापचय की दर बढ़ जाए यानी रिएक्शंस बढ़ जाए, सहगर्भता बनी रहे।
ये सारी की सारी चीजें अगर होंगी तो हम बोलेंगे कि भैया इन हार्मोन के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोन भ्रूण के विकास के लिए चाहिए, मम्मी के अंदर उपापचय की दर को बढ़ाने के लिए चाहिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए चाहिए, सर और साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने के लिए चाहिए, भ्रूण के अंदर अंग तंत्रों के निर्माण के लिए चाहिए, अजी कोशिका विभाजन को प्रेरित करने के लिए चाहिए। तो ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली 5 हार्मोन दिमाग में फिट कर लेना, प्रश्न पूछा जाएगा एनसीईआरटी की लाइनों से। प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन। याद रखना, ये हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। ये हार्मोन सहगर्भता, ओनली सहगर्भता के दौरान बनते हैं। ये हार्मोन सिर्फ सहगर्भता नहीं, एक नॉर्मल स्त्री के अंदर जिसने गर्भ धारण नहीं किया उसके अंदर भी प्रोजेस्ट्रॉन होगा, एस्ट्रोजन होएगा, अजी थायरॉक्सिन होएगा, कॉर्टिसोल होएगा, प्रोलैक्टिन होएगा। तो देख किस तरीके से प्रश्न बनेगा। आपसे पूछा जाएगा सहगर्भता के दौरान कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, तो याद रखना इनका स्तर बढ़ जाता है। कौन से हार्मोन है जो सिर्फ सहगर्भता में उत्पन्न होते हैं, तो याद रखना ये 3। ये जो है ये सिर्फ सहगर्भता में उत्पन्न नहीं होते। एक सामान्य स्त्री जिसने गर्भ धारण नहीं किया उसके अंदर भी ये हार्मोन होते हैं। याद रख लेना, भूल मत जाना। भाई समझ में आ गई ये बात, कंडीशन समझ में आ गई। These 3 hormones only produced during pregnancy। ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होंगे, एक नॉर्मल लेडी के अंदर प्रोड्यूस्ड नहीं होंगे। ये हार्मोन नॉर्मल लेडी के अंदर भी प्रोड्यूस्ड होंगे, साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडी के अंदर तो ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी किसकी, इन हार्मोन्स की। बताइए, क्लियर है? डन? समझ में आ गया? क्लियर है ये वाली बात? याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। ये छठा बिंदु था सहगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन का। डन? चलें आगे। बहुत ही बढ़िया। पढ़ने वाला बालक यहां पर समझ में आ गई ये बातें? जरा एक बार यहां पर जरा जल्दी से एक बार सर एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सन केवल फीमेल में होता है? हाँ बेटा, ओनली फीमेल में होता है। ये जो हार्मोन है ये केवल फीमेल में होते हैं, ओनली फीमेल में होते हैं और ओनली गर्भधारण महिला में निकलते हैं, मेल में नहीं होते। मेरे अंदर कभी भी एचसीजी नहीं बनेगा, एचपीएल नहीं बनेगा, रिलैक्सन नहीं बनेगा दोस्ती, याद रखना। क्योंकि ये हार्मोन जो ये कहां से बन रहे थे, अपरा से। मेरे अंदर अपरा कभी भी नहीं बनेगी दोस्त। थोड़ा सा भोंदूलाल दिमाग का यूज में ले लिया कर। ये हार्मोन कौन बना रहा था? ये अपरा बना रही थी। क्या मेरे अंदर अपरा बनेगी क्या है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7वां बिंदु। 7वां बिंदु है, आपसे सीधा सीधा मैंने पूछा कि बता भाई पोष कोरक आगे चलकर क्या बना रही है? सर पोष कोरक जो है वो आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? सर पोष कोरक विकसित होएगी। पोष कोरक जो है वो किस में विकसित होएगी? तो सीधा सीधा बोलेगा सर अपरा में। पोष कोरक आगे चलकर क्या बना रही है? सर अपरा बना रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अंतर कोशिकीय समूह जो है, अंतर कोशिकीय समूह जो था, ये अंतर कोशिकीय समूह आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा है? तूने बोला सर भ्रूण का निर्माण कर रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये जो अंतर कोशिकीय समूह जो था, इस अंतर कोशिकीय समूह में ध्यान से सुनना, इस अंतर कोशिकीय समूह में मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस अंतर कोशिकीय समूह में, किसमें? अंतर कोशिकीय समूह जो होता है, इस अंतर कोशिकीय समूह में पाई जाती है कुछ विशेष प्रकार की कोशिका। ये जो अंतर कोशिकीय समूह होता है इसमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, याद रखना। और वो जो विशेष प्रकार की कोशिका जो इनमें पाई जाती है अंतर कोशिकीय समूह में, उसको हम क्या बोलते हैं? याद करिए, पहले भी बताया था। क्या नाम था? स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम कोशिका बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया सृष्टि, वेरी गुड। हाँ जी विशाल खुशवा, प्रोलैक्टिन गर्भावस्था के समय ही तो निकलता है। हाँ जी बिल्कुल निकलता है। लेकिन गर्भावस्था के बाद भी तो निकलता है ना विशाल खुशवा। लेकिन वो एचसीजी, एचपीएल और
HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो क्या गर्भ प्रसव के बाद भी निकलते हैं क्या? सोच विशाल। प्रोलैक्टिन तो बाद में भी निकलता है, प्रोलैक्टिन तो बाद में भी निकलता है ना? लेकिन वो 3 हार्मोन सिर्फ सहगर्भता के दौरान निकल रहे हैं, ना पहले निकल रहे ना बाद में निकल रहे हैं। डन? हाँ जी सर। स्टेम्स सर हिंदी में क्या बोलेंगे सर? स्टेम कोशिका। हाँ जी, ये स्टेम सेल्स जो होती है जो अंतर कोशिकीय समूह में पाई जा रही थी, इन स्टेम सेल्स का कार्य क्या होता है ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा? सेल वाला, ताकि वो चीज कंसेप्ट आपको पहले ही पता लग जाए। याद करिए मैंने आपको बताया था स्टेम सेल्स क्या होती है, एक प्रकार की विभेदित कोशिका होती है कि अविभेदित कोशिका होती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। स्टेम सेल्स जो होती है विभेदित कोशिका होती है कि अविभेदित कोशिका होती है? हाँ जी, वेल डन न्यूरोसर्जन, बहुत ही बढ़िया। तुषार तमरकार, फिर से सोच मेरे भाई। साक्षी दुबे, वेरी गुड। विक्रम, साजिया, राधेश्याम, वेल डन। सागर, आर्यन तिवारी, अरुण, नवीन राठौड़, फिर से सोचो। स्टेम सेल्स जो थी ये कैसी थी? अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, आपको मैंने पहले भी बताया था। अनडिफरेंशिएटेड यानी अविभेदित कोशिका थी, यानी वो कोशिका जिनका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है, वो डिफरेंशिएट होकर निश्चित कार्य करती हैं। याद कर, बताया था कि नहीं बताया था? अब तुम कहो कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा दोस्त? हम लेट आए थे, तो लेक्चर कौन ले गए? हम लेंगे कि तुम लोगे? तुम लोगे ना, तो लेना तो पड़ेगा लेक्चर। तो अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित कोशिकाएं होती है। अविभेदित का मतलब विभेदित, मतलब जो निश्चित कार्य करे। अविभेदित जिसका कोई निश्चित कार्य नहीं है। तो ये स्टेम सेल जो होती है ये अविभेदित कोशिका होती है जो आगे चलकर विभेदीकरण करके, आगे चलकर विभेदीकरण करके, क्या करके गुरु? विभेदीकरण करके, विभेदीकरण करके यानी डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन करके किसका निर्माण करती है? अंगों का। किसका निर्माण करती है? अंग का, अंग तंत्र का। किसका निर्माण करती है? अंग का या अंग तंत्र का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। यानी इमेजिन करो, ये एक मम्मी की एंडोमेट्रियम थी, ये एक मदर की एंडोमेट्रियम थी। ठीक है, चलो यहां पर हम बनाते हैं। ये एक मदर की एंडोमेट्रियम थी या गर्भाशय था। इस गर्भाशय के अंदर ये एंडोमेट्रियम थी और इस एंडोमेट्रियम से आकर कौन जुड़ा था? सर ये कोरक पुट्टी आकर जुड़ी थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये जो कोरक पुट्टी थी इसके अंदर कौन था? सर ये इनर सेल मास था, ये कोशिकाएं थी। यहां पर कौन मिल रही थी? सर ये कोशिकाएं मिल रही थी। अब ये जो कोशिकाएं यहां पर मिल रही थी, इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो है वो स्टेम सेल्स की तरह कार्य कर रही है, यानी वो आगे चलकर अंगों का निर्माण कर सकती हैं और और अंग तंत्रों का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। डन। अब एक्चुअलिटी में ढंग से नहीं बताया वो हमारी एनसीईआरटी ने। ये जो स्टेम सेल्स जो यहां पर जो आगे चलकर अंग या अंग तंत्र बनाएंगी, ये स्टेम सेल्स 3 स्तरों में बट जाती हैं। क्या सर? मेरे भाई पढ़ ले, तो यहां पर कमेंट करेगा, मैं देखूंगा नहीं, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, तो बिना फालतू में परेशान हो जाएगा। इससे बेहतर है कि सुन ले एक बार, चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है दोस्त। कहावत तुमने सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। क्या बोला हमने? सर हमने बोला कि अंतर कोशिकीय। डॉक्टर प्रियांशु को यहां से क्लास से बाहर निकाल देना, ब्लॉक कर देना यहां से डॉक्टर प्रियांशु को। अंतर कोशिकीय समूह जो था उसमें विशेष प्रकार की कोशिका थी जिनका नाम क्या था? स्टेम सेल्स था। ये स्टेम सेल्स जो आगे चलकर शरीर में अंग बनाएंगी या अंग तंत्र बनाएंगी। चलो ठीक है सर, यानी ये कौन थी सर? मैंने बोला दोस्त ये इनर सेल समूह था। ये कौन था? अंतर कोशिकीय समूह था। हाँ जी सर, ये अंतर कोशिकीय समूह था। अब यहां पर क्या पाई जा रही है? इस अंतर कोशिकीय समूह में क्या पाई जा रही है? सर इस अंतर कोशिकीय समूह में पाई जा रही है स्टेम सेल। इस अंतर कोशिकीय समूह में क्या पाई जा रही है? सर स्टेम सेल पाई जा रही है। और हमने बोला ये स्टेम सेल्स जो है ये आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? सर अंगों का, अंग तंत्रों का। मैंने कहा ठीक है। अब ये स्टेम सेल्स एक्चुअलिटी में 3 स्तरों का निर्माण करती हैं।
किसका निर्माण कर रही है? 3 स्तरों का निर्माण करती हैं, 3 स्तरों का निर्माण करती हैं। कौन? ये स्टेम सेल्स। अब वो 3 स्तर जो होती है उनको हम जर्म स्तर बोलते हैं। उन 3 स्तरों को हम क्या नाम देते हैं? जर्म स्तर बोलते हैं। और वो 3 जर्म स्तर कौन कौन सी होती है? सर एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मीजोडर्म होती है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती है। ये 3 स्तरें होती हैं। एक्टोडर्म आगे चलकर हमारे शरीर के अंगों का या अंग तंत्र का निर्माण करेगी, मीजोडर्म भी आगे चलकर अंगों का अंग तंत्रों का निर्माण करेगी, एंडोडर्म भी आगे चलकर शरीर की भागों का निर्माण करेगी। अब आप बोलेंगे सर एक्टोडर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म क्या बनाती है, मीजोडर्म क्या बनाती है? मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर में कहीं नहीं बता रखा कि एक्टोडर्म आगे चलकर क्या बनाएगी, मीजोडर्म आगे चलकर क्या बनाएगी, एंडोडर्म आगे चलकर क्या बनाएगी, नहीं बता रखा है। लेकिन हां, किंतु परंतु हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जहां पर हम ऊतक पढ़ेंगे। 4 प्रकार के ऊतक पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। उपकला ऊतक पढ़ेंगे, संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, पेशी ऊतक पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे। वहां पर जब ऊतक पढ़ेंगे तो वहां पर बात पता लगेगी कि पेशी ऊतक कौन बनाएगा, तंत्रिका ऊतक कौन बनाएगा, उपकला ऊतक कौन बनाएगा, संयोजी ऊतक कौन बनाएगा, वहां पर उस चैप्टर में आएगा। तो यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मेरे भाई ये अंतरकोशिकीय समूह जो आगे चलकर भ्रूण बनाने वाला है, शिशु का निर्माण करने वाला है, एक्चुअलिटी में इस अंतरकोशिकीय समूह के अंदर, इनर सेल मास के अंदर विशेष प्रकार की स्टेम कोशिकाएं हैं। ये स्टेम सेल्स 3 प्रकार की स्तरों का निर्माण करती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और यही मीजोडर्म जो है आगे चलकर किसका निर्माण करती है? अंगों का, अंग तंत्रों का। हमारी एनसीईआरटी को तरीके से लिखना चाहिए था, लेकिन इलॉजिकल तरीके से लिखा हुआ है। प्रैक्टिकलिटी में किस तरीके से लिखना चाहिए था कि अंतरकोशिकीय समूह में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, जो 3 स्तरों का निर्माण करती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये जर्म स्तरें आगे चलकर विभेदीकरण करके अंगों का, अंग तंत्रों का निर्माण करती है। ऐसे लिखना चाहिए था। कैसे लिखना चाहिए था? इस तरीके से लिखना चाहिए था। लेकिन अब जैसे भी लिखा हुआ हम वैसे ही याद रखेंगे, ठीक है? तो ये चीज हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। अभी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख लेंगे ताकि वो चीज भी हमारी कवर अप हो जाए। डन। एक बार जरा जल्दी से फटाफट यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, बढ़े आगे। यहां तक की बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आखिरी बिंदु, 8वां बिंदु, लास्ट बिंदु है, 8वां बिंदु है इस टॉपिक का, और वो है मानव के अंदर, मानव में गर्भावधि। गर्भावधि मीन्स सगर्भता का, सगर्भता की अवधि। अरे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो है, टोटल टाइम पीरियड जो है, सगर्भता की अवधि को हम जोड़कर एक वर्ड बनाए, गर्भावधि। इतना तो बात समझ में आ रही है ना? क्या? जैसे याद कर, अंतरकाल अवस्था को हमने जोड़कर क्या बोला था? अंतरावस्था संधि योजन किया था। ऐसे ही सगर्भता अवधि, ये ले, सगर्भता अवधि यानी प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, सगर्भता अवधि, इन दोनों शब्दों को जोड़कर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गर्भावधि। ठीक है? तो सगर्भता की जो अवधि जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भावधि बोलते हैं। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं जेस्टेशन। याद रखना, इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्भावधि को जेस्टेशन बोलते हैं या प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बोल देते हैं। चलिए, कितने महीने की होती है दोस्त? हाँ जी, कितने महीने की होती है? मानव में गर्भावधि कितने महीने की होती है? कोई भी बालक मुझे बताना चाहेगा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नीट में। हाँ भाई बताइए, औसतन कितनी होती है? बताओ भाई, औसतन कितनी होती है? बताओ भाई, औसतन कितनी होती है? 9 या 9.5? 9 या 9.5? 9 होती है कि 9.5 होती है? हाँ जी सर, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अभी बता रहा हूं कैसे बनेगा। पहले मेरे को ये बता, मनुष्यों के अंदर जो प्रेगनेंसी का जो टाइम जो होता है, टोटल प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है? हम बोलते हैं ना 9 महीने बच्चा पेट में पल्ला है,
एक्चुअली पेट में तो पलता ही नहीं है, गर्भ में, गर्भाशय में पलता है। पता नहीं पेट क्यों ले आते हैं यहां पर, पेट तो स्टमक होता है। चलो, तो मानव में गर्भावधि जो होती है, सह गर्भता की जो अवधि जो होती है, जेस्टेशन जो होता है, वो कितने महीने का होता है? तो ध्यान से देखना, हमारी एनसीईआरटी ने, अगर तू ध्यान से देखेगा, हमारी एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा हुआ है क्या? 9 महीने। सह गर्भता की अवधि कितनी लिखी हुई है सर? 9 महीने लिखी हुई है। दिख रही है? दिख रही है 9 महीने? सभी को दिख रहा है? हाँ सर, ये हमारी नई एनसीईआरटी में 9 महीने लिखा हुआ है। डन। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, और वो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है ये प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। इसमें जरा पढ़ो क्या लिखी हुई है। मानव में सह गर्भता की औसतन अवधि जो है वो कितनी लिखी हुई है? 9.5 महीने लिखी हुई है। मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा सर? आपने प्रश्न पूछा था मनुष्यों के अंदर सह गर्भता की औसतन अवधि कितनी है, यही पूछा था ना। अब आप आंसर क्या लगा कर आओगे? 9। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 9.5। यहां पर क्या लिखा हुआ था हिंदी मीडियम में? 9.5 लिखा हुआ है। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? 9.5। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सह गर्भता की जो औसत अवधि है वो कितनी है? 9.5 है। हाँ सर, आंसर लगाकर आ गए हम 9.5। गलत है। क्यों सर? 9 ही आंसर लगाना है आपने, क्योंकि ये हमारी हिंदी मीडियम में फिर से मिस्टेक कर रखी है। कहां पर? यहां पर ये 9.5 लिखा हुआ है ना। हाँ सर, एक काम कर, जल्दी से इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खोल ले, फटाफट नीचे जा, बिल्कुल इस चैप्टर के बिल्कुल नीचे जाना और देख वहां पर इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में, मेरी तो बहुत धीरे खुलती है, 9 लिखा हुआ है वहां पर। ये देखना आराम से, धीरे धीरे चल भाई तू तो। ये लो जनाब, लास्ट टॉपिक है और नई एनसीईआरटी है, देख लो 2024-2025 लिखा हुआ है। नई एनसीईआरटी है जिसमें लास्ट टॉपिक है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन और लैक्टेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रसव और दुग्ध स्त्रावण बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 9 मंथ। कहीं 9.5 नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में, नहीं लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में 9.5। तो सर क्या याद रखना है? 9 ही याद रखना है आपने। यहां भी 9 लिखा हुआ है, यहां भी 9 लिखा हुआ है और ऊपर भी 9 लिखा हुआ है, याद रखना। वहां भी 9 लिखा हुआ है और चलो छोटा हो जाओ, और यहां भी 9.5 ही लिखा हुआ है। कहां पर सर? यहां पर, यहां पर भी 9 लिखा हुआ है और नीचे जो ये था यहां पर भी 9 लिखा हुआ है। देख ये 9 दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा? अब देख, दिख रहा है? यहां पर भी 9 मंथ्स, यहां पर भी 9 मंथ्स, कहीं पर भी 9.5 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी हिंदी मीडियम की नई एनसीईआरटी में 9.5 लिखा हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी हिंदी मीडियम की पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों में 9.5 लिखा हुआ है। प्लीज इसको सही कर लेना। क्वेश्चन अगर बन भी गया तो आपने 9 ही याद रखना है, क्योंकि चैलेंज आप तभी दे सकते हैं एनटीए या जो भी पेपर बनाएगा, क्योंकि पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी पे बेस्ड पर बनता है। याद रखना, इसीलिए मैं पहले ही चेकआउट करके आ जाता हूं कि कहां पर मिस्टेक दे रखी, तो प्लीज इसको 9 कर लीजिएगा। डन। चलिए, तो हमने यहां पर पढ़ रहे थे कि भैया ह्यूमंस जो होते हैं उसके अंदर जो मानव के अंदर सह गर्भता की जो अवधि जो होती है वो कितने महीने की होती है सर? 9 महीने की होती है। सीधा सीधा याद रखना, 9 मंथ्स की होती है, 9 माह की होती है, चाहे औसतन हो चाहे कैसे भी हो, 9 मंथ्स। ठीक है जी। चले, अब इस 9 महीने के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस 9 महीने के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, तो वो घटनाएं हमें यहां पर लिखनी है। ठीक है जी। आइएगा, ये जो 9 महीने इसको हम 3-3 महीने में बांट लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां महीना। ठीक है, तो पहले 3 महीनों को हम क्या बोलते हैं? पहली तिमाही।
क्या बोलते हैं? पहली तिमाही। चौथे, पांचवें, छठे महीने को हम क्या बोलते हैं? दूसरी तिमाही। तिमाही क्यों बोला? ती मीन्स तीन, माही मीन्स महेंद्र सिंह धोनी नहीं, माही मीन्स महीना। और ये कौन है? तीसरी तिमाही। अब याद रखना, तिमाही जो होता है, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर तिमाही का मतलब 3-3 महीने। तो पहले 3 महीने, अगले नेक्स्ट दूसरे 3 महीने, फिर लास्ट तीसरे 3 महीने। ठीक है, थाला फॉर रीजन, रीजन सारे निकल जाएंगे जब नीट का रिजल्ट आएगा ना तेरा। पढ़ ले, यहां पर बकैती करने के लिए नहीं भेजा तेरे को क्लास में। कभी ऑफलाइन में ऐसी बकैती की होती ना, पता लग जाता सारी की सारी चीजें। चलो, तो ये 3-3-3-3 इस तरीके से महीने हैं किस चीज के? औसतन महीने 9 मंथ्स की क्या है यहां पर? सहगर्भता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। अब इन 3-3 महीनों में क्या होने वाला है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। पहला बिंदु, पहले महीने के बाद यानी फर्स्ट मंथ के बाद। याद रखना, फोकस किस वर्ड पर कर रहे हैं? के बाद, यानी पहले महीना हो गया उसके बाद। यानी पहला महीना हो चुका है, पहले 30 दिन हो चुके हैं, उसके बाद क्या बनेगा? याद रखना, पहले महीने के एंड पर नहीं, पहले महीने के अंत पर नहीं, पहले महीने के बाद क्या बनेगा? सर, हृदय का निर्माण होएगा। भूल मत जाना, किसका निर्माण होएगा? हृदय का निर्माण होएगा। हृदय का निर्माण हो जाएगा, जिसकी धड़कनों को सुना जा सकता है किससे? हृदय की धड़कनों को, जो धड़कन जो होंगी उनको हम सुन सकते हैं। किससे सुन सकते हैं? सर, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। और वो स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास है, जिससे वो हृदय की धड़कनों को सुन सकता है। किसकी हृदय की धड़कनों को? बच्चे की हृदय की धड़कनों को। कब? 1 महीने के बाद हृदय का निर्माण हो जाता है और उनकी धड़कनों को सुना जा सकता है किससे? स्टेथोस्कोप से। याद रखना। नेक्स्ट, दूसरा, सेकंड मंथ के अंत तक या अंत पर, यानी दूसरे महीने का जब एंड हुआ है, याद रखना, सेकंड महीने का जब एंड हुआ है, अंत तक, अंत तक क्या बनेगा बेटा? सेकंड महीने का जब एंड हो जाएगा, मतलब होने वाला है, सेकंड महीने का एंड होने ही वाला है, तब तक क्या बन जाएंगे? ये उंगली और ये हाथ पैर। हाथ पैरों को हम क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं, लिम्ब्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ क्या कहलाते हैं? अग्रपाद। पैर क्या कहलाते हैं? पश्चपाद। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? पाद। लिम्ब्स बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। तो पाद, और उन पर क्या होती है? अंगुलियां होती हैं। तो भूल मत जाना, अंगुलियों का यानी फिंगर्स का और पाद का निर्माण कब हो जाता है? सेकंड मंथ के एंड तक हो जाता है। नेक्स्ट, अब मैं आपसे बोल रहा हूं थर्ड मंथ के एंड तक। कब तक? तीसरे महीने के अंत तक। अब आप मुझे बताइए, तीसरे महीने के अंत तक को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? पहली तिमाही के अंत तक। हाँ जी, बताइए, क्या मैं थर्ड मंथ के अंत तक इस चीज को क्या ऐसे बोल सकता हूं? पहली तिमाही के अंत तक। भाई, पहली तिमाही का अंत कब होएगा? जब ये तीसरा महीना समाप्त होएगा। तो हम तीसरा महीना जब समाप्त होएगा, तीसरे महीने के अंत तक, यानी पहली तिमाही के अंत तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पहली तिमाही के अंत तक। पहली तिमाही के अंत तक। अब जरा सोचो, पहली तिमाही मीन्स पहले 3 महीने। 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। लॉजिकली अगर एवरेज देखें, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 महीने में कितने हो गए? सर, 12 हफ्ते हो गए। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहली तिमाही के अंत तक या 12 हफ्ते या सप्ताह के अंत तक।
डन। क्या ये इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई हैं? समझनी तो पड़ेंगी बेटा, भोंदूलाल बने रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो तीसरे महीने का एंड बोल दीजिए, या पहली तिमाही का एंड बोल दीजिए, या 12 सप्ताह का एंड बोल दीजिए। क्या बन जाएंगे? सभी अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा। प्रमुख अंग तंत्र जितने भी है, जैसे जनन तंत्र और ये सारे के सारे तंत्र का निर्माण हो जाएगा। बोलिए जनाब, क्या यहां पर आपको पहली तिमाही समझ में आ गई? क्या ये पहली तिमाही समझ में आ गई है? पहले महीने के बाद दूसरे महीने के एंड तक, तीसरे महीने के एंड तक सभी ऑर्गन सिस्टम कब बन जाएंगे? थर्ड मंथ के एंड तक। डन। ये हो गया हमारी पहली तिमाही। अब आ जाते हैं दूसरी तिमाही पर, अगले पेज पर आते हैं। अब दूसरी तिमाही जो है, जिसमें फोर्थ मंथ के बारे में हमारी एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जबरदस्ती चाचा चौधरी बनने की तो जरूरत है नहीं। सर चौथे महीने में क्या होगा? हमारी एनसीईआरटी ने पहले महीने के बाद बताया, दूसरे महीने के एंड तक बताया, तीसरे महीने के एंड तक बताया, चौथे महीने के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, बाकी अगर तुम चाचा चौधरी हो, मेरे को पता है तुम में से कई ऐसे होंगे जो गूगल पर सर्च करेंगे, बताओ जी चौथे महीने में क्या हो लाए, करते रहो, तुम्हारी मर्जी। जो सीरियस है नीट को लेकर, वो सीधा सीधा एनसीईआरटी पर फोकस डालेंगे और सीधा लिखेंगे पांचवें, फिफ्थ मंथ जो है के दौरान। अब देख फर्क, देख यहां पर लाइनों का, यहां पर है अंत तक, यहां पर है पहले महीने के बाद। शब्दों का खेल देखना यहां पर, इसके बाद, इसके अंत तक, इसके अंत तक, और यहां पर क्या आ रहा है? के दौरान। ठीक है सर, फोर्थ कहां गया? सर फोर्थ कहां गई? बच्चा बोला अभी हम थोड़ा सी कोको कोला पिएंगे चौथे महीने, बाकी तुम पढ़ लो। हाँ जी, तो फिफ्थ मंथ के दौरान क्या होएगा, जरा ध्यान से सुनना। वो जो बच्चा जो है पहले पांचवें महीने के दौरान क्या करेगा? पहली गति दर्शाएगा। याद रखना, नीट में प्रश्न पूछा गया है, पहली गतिशीलता दर्शाएगा। क्या दिखाएगा? पहली गतिशीलता दर्शाएगा, यानी हाथ पैर चलाना स्टार्ट करेगा। क्या चलाना स्टार्ट कर देगा? हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देगा। जैसे तुमने देखा होगा, मूवी याद आ रही होगी, 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, याद आ रहा है ना? वहां पर एक सीन था जिसमें लात मारी थी, हालांकि वो तो एंड टाइम था। एक सीन याद है जिसमें आमिर खान जो था वो कूदकर खिड़की से वो जो अपनी जो प्रेमिका थी उसके घर पर जाता है नशे की हालत में, याद आ रहा है ना? फिर वो अपनी प्रेमिका की जगह उसकी बहन जो है उससे बातें करता है, फिर वो एकदम से वो सीन याद आ रहा है जिसमें वो पीछे भागने लगते हैं और फिर ऐसे ऑल इज वेल, लात मारी, याद आ रहा है ना? हाँ सर याद आ रहा है। तो वो 5वां महीना चल रहा था बेटा उनका। ठीक है, तो 5वें महीने के दौरान बच्चा जो है वो क्या दर्शा रहा है? पहली गतिशीलता दर्शाता है, और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। याद रखना, क्या आ जाते हैं? सिर पर बाल आ जाते हैं और पहली गतिशीलता दिखाता है। अब एक बालक कह रहा है सर स्क्रीन पर दिखाओ। किसको दिखाऊं स्क्रीन पर? गर्भवती महिला, बच्चे की पहली गतिशीलता को स्क्रीन पर दिखाऊं? यार सर हमको स्क्रीन पर देखना बच्चा कैसे ठुमके लगा रहा है। सर और कौन है ये? ओम प्रकाश जी। अरे ओमी लाल, ओ ओमी, बच्चे की पहली गतिशीलता देखनी है इसको। सर कैसे गति करता है? नॉर्मली बेटा, जैसे तू हाथ पैर हिला रहा है ऐसे बच्चा भी अपने हाथ पैर हिला रहा है। हमको 3D में देखना है। हाँ जी, तो 5वें महीने के दौरान, याद रखना 5th मंथ के दौरान याद रखना है, भूलना नहीं है, 5th मंथ के दौरान। नेक्स्ट 6th मंथ के अंत तक। समझना है यहां पर वर्ड्स का खेल।
5th मंथ के अंत तक नहीं, 5th मंथ के दौरान। यहां पर क्या रहा, 6th मंथ के अंत तक। अब जरा सोच, 6th मंथ के अंत तक को क्या हम ये बोल सकते, दूसरी तिमाही के अंत तक बोल सकते हैं, दूसरी तिमाही के अंत तक। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 24 सप्ताह के अंत तक, 24 सप्ताह के अंत तक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चल, तो 6th मंथ के एंड तक, दूसरी तिमाही के अंत तक, 24 सप्ताह के अंत तक। ठीक है, क्या होएगा सर, जो बच्चा जो है ना, ध्यान से सुन सर, ये तारीख पे तारीख याद रखनी पड़ेगी क्या? हाँ बेटा, नीट के सिलेबस के हिसाब से इतना ही पढ़ना पड़ेगा। हां, जब तुम आगे अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आपको सारी A to Z चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इनफैक्ट एक एक महीने में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, एक एक सप्ताह में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब कुछ याद करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को पढ़ना पड़ता है, MBBS की डिग्री के दौरान वो सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और जब MBBS कंप्लीट होती है ना, तो पहली बार जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर जब सर्जरी करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले कौन सी सर्जरी करवाई जाती है, उससे उसको उस रूम में रखा जाता है, उस लेबर रूम में रखा जाता है जहां बच्चा पैदा होता है। देखना, मैक्सिमम डॉक्टर्स के साथ ये करते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स। चलिए, 6th मंथ के एंड तक, दूसरी तिमाही के अंत तक, 24वें सप्ताह के अंत तक क्या होएगा भैया, जो बच्चा है ना, उस बच्चे के शरीर पर कोमल बाल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, याद रखनी है 3 चीजें, बच्चे के शरीर पर कोमल बाल आते हैं। और ये जो कोमल बाल जो होते हैं, इनका नाम होता है, अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख लेना, बाकी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं दिखा देता हूं। लेनुगो कहा जाता है उनको, हम क्या बोलते हैं, लेनुगो बोलते हैं। उन कोमल बाल को हम क्या बोलते हैं, लेनुगो। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माथे पर, उसके बॉडी पर बहुत पतले पतले कोमल बाल आते हैं। फिर दादी या नानी उसको घिस घिस के, तेल लगा लगा के, उसकी मालिशें कर करके घिस घिस के उसके वो बाल खत्म कर देती है। यानी अच्छा नहीं लगेगा बच्चा माथे पर बाल लिए हुए है ना, तो मालिश करके वो कोमल बालों को हटा दिया जाता है। तो आते क्यों हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजता का एक लक्षण है। हमारे जो पूर्वज जो थे उनके शरीर पर क्या होते थे, बाल होते थे, तो उसका एक लक्षण आता है हमारे अंदर, क्या कि शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेनुगो बोलते हैं। दूसरा, आंखों की ये जो पलकें जो होती हैं, ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। आंखों की पलकें क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं। और बरौनियों का निर्माण हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे ये वर्ड सुने हुए हैं, बरौनियों? आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, बरौनियों? हाँ जी, कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, बरौनियों? हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देख यहां पर लिखा हुआ है बरौनियों। ये देख, बरौनियां बन जाती हैं। क्या ये बरौनियां? अच्छा चलो, आप में से मेरे को ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने आई लैशेज नाम सुना हुआ? आई लैशेज। आप में से कितने बच्चों ने आई लैशेज नाम सुना हुआ? आई लैशेज आईब्रो नहीं होती है ना, यहीं पर गलती कर देते हैं। आईब्रो नहीं, आंखों के ऊपर ये बाल दिख रहे हैं आपको, ये इनको हम आई लैशेज बोलते हैं। ये आईब्रो होती है, ये आई लैशेज होते हैं। ये कह रहा आई लाइनर, बाद में तेरे को जरूरत पड़ेगी बेटा, अभी आई लाइनर नहीं। ये है आई लैशेज, ये है आईब्रो, ये है आईलिड। ये 3 वर्ड याद रखना, बड़ा कंफ्यूज्ड कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बरौनी क्या होती हैं?
आंखों के ऊपर बाल नहीं, आंखों की ये जो पलके हैं इनके ऊपर बाल, आंखों की पलक पर जो बाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बरौनिया, यानी आई लैशेस कहते हैं। तो इनका निर्माण हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर तो फिर आंखों में सर एमनियोटिक तरल चला जाएगा, आंखों के आसपास तरल है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? सोचो, क्या वो एमनियोटिक तरल नाक से अंदर नहीं जा रहा होगा? उस बच्चे के नाक पे गेट लगा रखा है हमने, तो नाक से भी अंदर जा रहा है, नाक से होते हुए मुंह से अंदर होते हुए अंदर जा रहा है। इनफैक्ट हमारी डिटेल में तो पढ़ा ही नहीं रखा, बच्चा जो है एमनियोटिक तरल को खाना स्टार्ट कर देता है 7वें 8वें महीने में, पोषण के रूप में एमनियोटिक तरल खाना स्टार्ट कर देता है, अंदर चला जाता है एमनियोटिक तरल। सर बोहे बोलते हैं, हाँ बोहे बोल देते हैं, बरौनिया या बोहे बोल देते हैं। सर अगर गर्भ में लड़की हुई तो उसमें भी शरीर पर बाल आ जाते हैं? मन तो ऐसा कर रहा है ना प्रदीप बरोड़, तुम्हारे लपाड़ा लगाए ना, सच्ची प्रदीप हमारा बहुत मन करता है तुमको खींच के एक लगाने का। लड़के में कहीं लिखा हुआ कि जो लड़का पैदा होगा उसमें बाल आएंगे शरीर पर, लड़की जो होगी उसके शरीर पर बाल नहीं आएंगे। मालिच जो होगी राजे बेटे की मालिच होगी, जो घर पर रानी बेटी होगी उसकी मालिच नहीं होगी। कहीं ऐसा बोला मैंने यहां पर? बच्चा लिखा हुआ, बच्चा वो नर भी हो सकता है मादा भी हो सकती है। हाँ जी, क्या ये चीजें क्लियर है? क्या ये बिंदु आपको अभी के अभी याद हो गए? क्योंकि मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, क्या ये सर ये तो दूसरी तिमाही होगी, तीसरी तिमाही में क्या होएगा? तीसरी तिमाही में कुछ नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी ने। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि बेटा 9 महीने पर 9th मंथ जो होएगा, 9th मंथ के अंत तक बच्चा रेडी हो गया, मम्मी 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 भेजो हमको, मम्मी 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 हमको दिखाओ दुनिया, हम देखना चाहते हैं ये दुनिया। मम्मी कहती है ले लल्लू लाल, ले प्यारी बाहर आ जाओ, तो बच्चा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव हो जाता है। प्रसव को हम शिशु जन्म भी बोलते हैं। तो शिशु का क्या हो जाता है गुरु? जन्म हो जाता है 9th मंथ के एंड तक। हाँ भाई, सर हमारी एनसीईआरटी तीसरी भी खा गई। बेटा इतनी बात है, देख यही तेने पढ़ना है, प्रश्न आएगा यही से आएगा। मैं फिर बोल देता हूं, वापस बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, ना तेने चौथे में कुछ पढ़ना है, ना तेने 7वें 8वें, इनफैक्ट 9वें में भी। सिर्फ 9वें में तो सीधी सी बात है बच्चा बाहर ही आ जाएगा। तेरे को क्या पढ़ना है? 4 महीने की बातें याद रखनी है, पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा, खत्म। क्या सर क्या पहले महीने में बच्चा बाहर आ जाएगा? नहीं, बच्चा तो बाहर नहीं आएगा बेटा। पहले महीने में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, मतलब गर्भ गिर जाता है या मृत्यु हो जाती है ना, तो चेकअप कराने लेडी डॉक्टर के पास में जाती है तो पता लगता है कि जो गर्भ ठहर नहीं पाया, शिशु जो है अंदर ठहर नहीं पाया, तो फिर क्या होएगा? एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? गर्भपात होता है। उस जो बच्चा अभी भ्रूण जो अभी विकसित ही नहीं हो पाया उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, मिसकैरेज जिसको हम बोल देते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बच्चे के अंदर आत्मा कब आती है? बेटा बच्चे के अंदर आत्मा जो है वो 9वें महीने के एंड पर आती है बेटा। जैसे 9th मंथ जो होता है ना, इसका अंत होता है, बच्चा जैसे ही बाहर अपनी पहले ही दृष्टि पटल से दुनिया को देखने की कोशिश करता है तो उसके अंदर आत्मा घुसती है, क्योंकि आत्माएं तो हैं हम सारे, हम सारी आत्माएं तो हैं। तो बच्चा जैसे ही बाहर आएगा हम उसके अंदर घुस जाएंगे, कोई ना कोई आत्मा उसके अंदर घुस जाएगी।
सर एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम गर्भपात बोलते हैं, जिसको हम एबॉर्शन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वांटेडली या अनवांटेडली अगर कोई गर्भ ठहर नहीं पाया या शिशु की मृत्यु हो गई है या भ्रूण की मृत्यु हो गई है, तो उस कंडीशन में उस मृत भ्रूण को बाहर निकाल लेंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, कोई महिला नहीं चाहती है कि वो बच्चा पैदा करे, तो वो भ्रूणीय अवस्था में ही उस बच्चे को मार दिया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? गर्भपात बोलते हैं। डन। सो मेरे भाई, ये था हमारा भ्रूणीय परिवर्तन, ये था हमारा एनसीईआरटी की पूरी पूरी बातें। अब जल्दी से मुझे फटाफट जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्न नंबर पहला, मैं सीधा आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए अधिकतर अंग तंत्र का निर्माण कब होता है? जल्दी से फटाफट आंसर होना चाहिए। अधिकतर अंग तंत्र का निर्माण कब हो जाता है? देखते कितने बच्चे, नोट्स नहीं देखने, जो कॉपी में लिखा है वो नहीं देखना है, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए। यही कहलाएगी प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर ईमानदारी से पढ़ रहा है, नोट्स मत देख, मेरे को पता है तू नोट्स में लिख रहा है, नोट्स मत देख, आंखें बंद करके आंसर दे। सोच, अपने दिमाग पर जोर डाल, सोच। प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण कौन से महीने में हुआ था? कौन से महीने तक हो गया था? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। अंग तंत्रों का निर्माण कब तक हो गया था? तीसरे महीने के अंत तक हुआ था। चलिए जी, दूसरा प्रश्न जल्दी से आंसर देंगे। सिर पर बाल कौन से महीने में आए थे? दूसरा, सिर पर बाल कौन से महीने में आए थे? ईमानदारी से आंसर देना, तुम लिख दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी से सोचो, देखो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितनी कंसंट्रेशन के साथ में तुम सुन रहे हो। सोचो, सिर पर बाल कौन से महीने पर आए थे? सर सिर पर बाल जो है 5वें महीने के दौरान आए थे। चलिए जी, तीसरा प्रश्न, आंखों की पलकें कब अलग हो गई थी? आंखों की पलकें कब अलग हो गई थी? सोचो, आंखों की पलकें कब अलग हो गई थी? आंखों की पलकें कब अलग हो गई थी? हाँ जी, आंखों की पलकें कब अलग हो गई थी? सर 6ठे महीने के अंत तक हो गई थी। डन, क्लियर है? तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो यहां पर लिखे हुए हैं दोस्त, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं, भूलना नहीं है। अब किसी भी तरीके से याद रखें कि पहले महीने के बाद दिल धड़कने लगा, दूसरे महीने के अंत तक इस तरीके से कर लो भैया, हाथ पैर आ गए हैं, उंगलियां बन चुकी है, ठीक है। तीसरे महीने के अंत तक सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया, ठीक है। देखो, एक सलमान खान का बहुत ही फेमस स्टेप है ऐसे ऐसे, तो दूसरे महीने के बाद सलमान खान आ गया, इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करेंगे, इट मीन्स हाथ और ये उंगलियां बन चुकी है। तीसरे महीने के अंत तक सब कुछ बन गया, अंग तंत्र बन गए हैं, सारे अंग तंत्र बन गए हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्त, किसी भी तरीके से याद रखिए, अपनी अपनी खुद निमोनिक्स बनाइए, अपने अपने तरीके से याद रखिए, लेकिन याद रखना क्योंकि प्रश्न बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, याद रखना। फिर उसके बाद 5वें महीने के बाद क्या होएगा? ढिचक्यूं क्या होएगी? सर गति होएगी। 5वें महीने के बाद क्या होएगी? गति होएगी। और क्या आ जाएंगे? पा 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 पा, क्या आ गए? सिर पर बाल आ गए। पा मूवी देखिए, अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की, क्या नाम था मूवी का? पा, जिसमें एक स्टेप था पा 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 पा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर आप यहाँ पर अगर इस तरीके से डांस कर रहे, इट मीन्स आप अपने बालों की बात कर रहे हैं, यानी सिर पर क्या आ गए हैं? सर बाल आ गए हैं। कब? 5वें महीने के दौरान। 6ठे महीने के अंत तक क्या हो जाएगा? क्या आ जाएंगे? शरीर पर कोमल बाल आ जाएंगे। क्या फेयर एंड लवली का कमाल है, शरीर जो कोमल है उस पर कोमल बाल आ गए हैं, आंखें खुल गई हैं। क्या हो गई? आंखें खुल गई हैं और आंखों पर बाल आ गए हैं। तो किसी भी तरीके से याद करिए, लेकिन याद करिए दोस्त, क्योंकि प्रश्न बनेगा। ये 3 बिंदु 6ठे महीने के एंड तक, या 24वें सप्ताह के एंड तक, या दूसरी तिमाही के एंड तक। ये 2 बिंदु ये आपके 5वें महीने के दौरान। उसके अलावा ये बिंदु जो है तीसरे महीने में सभी अंग तंत्र बन जाते हैं, दूसरे महीने में हाथ पैर और उंगलियां बन जाती है, पहले महीने के बाद हृदय बन जाता है, धड़कना चालू हो जाता है, स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। सब कुछ याद करना है और आई होप आपको याद हो गया होगा, अभी याद हो गया होगा। यही चीज मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूंगा, आप लिटरली बता रहा हूं, आप भूल चुके होंगे। विश्वास नहीं हो रहा, 10 दिन बाद पूछूंगा, देख लेना।
सर 4th महीने में बेबी रेस्ट करता है? हाँ बेटा, थोड़ी देर के लिए उसको बोला जाता है बेटा हवन करो, तो वो क्या करता है? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 4थे महीने में क्या करता है? हवन करता है। भैया कुछ ना कुछ इवेंट होएगा, ऑब्वियस ही बात है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। अब तेरे को ज्यादा टेंशन हो रही है कि भाई 4थे महीने में क्या होगा, तो गूगल पर सर्च कर ले दोस्त। चलिए जी, ये था सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है और वो आता है हमारा प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। ये पढ़ने से पहले एक बार तुरंत जल्दी से हमारी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेते हैं। फटाफट एक बार मेरे दोस्त यहां से यहां तक जल्दी से एक बार पढ़ ले, जल्दी से फटाफट एक बार पढ़ ले, इमीडिएटली पढ़ ले। मैं बस आगे बढ़ाता जाऊंगा एनसीईआरटी, तुम फटाफट पढ़ते जाओगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? तेने पढ़ना है, आवाज सुननी है मेरी? भाई हिल जाते हैं कसम से। रानी चौरसिया तो बिल्कुल ही बांगुड़ी है, बिल्कुल ही। हाँ जी, पढ़ लिया? सर हर महीने को सप्ताह में लिख लें? क्यों, ज्यादा फुर्सत है क्या तेरे पास? फिजिक्स में सारे सवाल कर लिए तूने? हैं? पढ़ लिया? चलिए नेक्स्ट, जल्दी से पढ़िएगा, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। सर आप पढ़ाते जाइए, हम पढ़कर आए हैं। वाह यार। चलो, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक अंगुलीनुमा संरचनाएं बनाती है, जिनका नाम क्या होता है? जरायु अंकुर होता है। ये हमने पढ़ लिया। पोषकोरक जो वो क्या बनाती है? जरायु अंकुरक बनाती है। ये जरायु अंकुरक जो होते हैं ये गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। आच्छादित का मतलब कवर्ड होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अंतरा उंगलीयुक्त हो जाते हैं और एक संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं, जिसे हम अपरा बोलते हैं। यानी ये दोनों चीजें इंटरडिजिटेटेड हो जाती हैं और एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बनाती है, जिसका नाम क्या होता है? अपरा होता है। याद रखना, ये अपरा जो होता है, इस अपरा के द्वारा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषणीय पदार्थ दिए जाते हैं। आपूर्ति मीन्स उसकी पूर्ति की जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है उसको भ्रूण से बाहर निकालने के लिए भी अपरा जिम्मेदार होती है। ठीक है। अपरा एक नाभि रज्जु के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। याद रखना, अपरा जो है वो भ्रूण से किसके द्वारा जुड़ी है? एक रज्जु के द्वारा जुड़ी है, जिसका नाम है नाभि रज्जु। अपरा रज्जु समान नहीं है, अपरा रस्सी के जैसी नहीं है। अपरा जो है वो रस्सी के जैसी नहीं है। रस्सी जैसी संरचना जो है वो कौन है? आपकी नाभि रज्जु है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर ले जाने या बाहर लाने के लिए मदद करती है। अपरा जो है वो एक अंतःस्रावी ऊतक का भी कार्य करती है। यानी किसकी तरह कार्य कर रही है? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है, ऊतक की तरह कार्य कर रही है, जो हार्मोन निकालती है। कौन सा? मानव जरायुज गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG बोला जाता है। मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL बोला जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि, यानी 4 हार्मोन थे जो यहां पर याद रखने हैं। ठीक है। सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में, यानी सहगर्भता का उत्तरार्ध का मतलब सहगर्भता का अंतिम समय, उत्तरार्ध का मतलब अंतिम समय। ठीक है। अब अंतिम समय जब आएगा तो उस टाइम पर अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलेगा? सर अंडाशय से रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है। डन। चलो, अब यहां पर याद रखने के लिए याद रखना है क्या? HCG, HPL और रिलैक्सिन, 3 हार्मोन याद रखने हैं आपने, जो केवल स्त्री में सहगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। याद रखना, ये केवल स्त्री में केवल कब बनेंगे? सहगर्भता के दौरान। इसके अलावा दूसरे हार्मोन कौन से? 5 बताए थे मैंने। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। इनकी मात्रा जो है सहगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इन हार्मोन्स के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से क्या होएगा? भ्रूण की वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन, या उसमें माता की उपापचय क्रिया बढ़ जाती है।
और सहगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन्हीं 3 चीजों को मैंने 3 बिंदुओं में लिख दिया कि ये 5 हार्मोन बढ़ जाएंगे, जिनसे ये 3 चीजों, भ्रूण का विकास होएगा, माता में उपापचय अभिक्रिया बढ़ जाएंगी और सहगर्भता बनी रहेगी। सर उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? अरे अभी तो बोला यार, वो सामने लिखा हुआ है यार। कौन है ये? प्रदीप बरोड़। तुम्हारे तो मतलब मेरा मन करता है कसम से तुमको तो पकड़ पकड़ के तुम्हारे तो गालों पे लगाने चाहिए। तुम्हारे तो सामने लिखा हुआ उत्तरार्ध का मतलब क्या है? अंतिम है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जरा ध्यान से देखिए। क्या नाम है? रानी चौरसिया। रानी चौरसिया ने फटाफट गूगल पर सर्च किया चौथे महीने में क्या होता है। इन द 4th month of pregnancy the fetus undergoes changes. By the end of this month the fetus becomes 12.5 to 14 centimeter long and weighs about 50 grams. Lips appears on the fetus mouth and it becomes capable of sucking and expression emotions on the face. Its skin is covered with the thin layer of hair called lanugo. ये चीज लिखी है रानी चौरसिया ने। कहां से? गूगल से। अभी अभी हमने तुमको कोई चीज समझाई थी, कुछ बोला था, और क्या बोला था तुम लोग समझ गए होंगे, बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। अंतःरोपण के तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद? अंतःरोपण के तुरंत बाद, जैसे अंतःरोपण हो जाता है उसके बाद अंतरकोशिकीय समूह जो है वो क्या बनाता है सर? एक्टोडर्म बनाता है, जो बाहरी स्तर होती है, एंडोडर्म बनाता है, और उनके बीच में किसका निर्माण होता है सर? मध्य जन स्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म का निर्माण होता है। ये तीनों स्तर वयस्क में ऊतकों का यानी अंगों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतरकोशिक समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं, जो इसमें रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वह सभी अंगों और ऊतकों को उत्पन्न कर सके। मैंने आपको बताया था तरीके से अगर याद रखना है तो क्या, इनर सेल मास जो होता है, अंतरकोशिक समूह जो होता है, उसके अंदर स्टेम सेल्स जो होती है, जो आगे चलकर ऊतकों, अंगों, अंग तंत्रों का निर्माण करती हैं। यही स्टेम सेल्स आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं सर? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण करती है। यही एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म आगे चलकर संपूर्ण शरीर के ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से था। हाँ जी सर, हमको चौथी लाइन समझ में नहीं आई। ये तीनों स्तर जो है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक वयस्क में सभी ऊतकों का निर्माण करती है। तेरे अंदर ये जो स्किन है ना, ये एक्टोडर्म ने बनाई है। तो अब जरा सोच, तो एक वयस्क है। हाँ सर, पैदा होने के बाद और पैदा होने से पहले की कंडीशन में वयस्क कब बोलेंगे? पैदा हो जाएंगे तो हम बोलेंगे अपने आप को वयस्क है। पैदा होने से हम पहले अपने आप को क्या बोलेंगे? हम शिशु हैं या गर्भ हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि भैया ये तीनों स्तर जो है वो हमारे अंदर जो ऊतक मिल रहे, अंग मिल रहे, इनका निर्माण कौन करा रहा है? यही 3 जर्म स्तर करा रही हैं। चलो जी आगे बढ़े, यहां तक की बात। सहगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? अब क्या क्या प्रमुख लक्षण होंगे? मानव की सहगर्भता की अवधि कितने महीने की होती है? 9 महीने की। वहां पर भी याद रखना 9 महीने की, हिंदी मीडियम में मिस्टेक थी, वो मैंने आपको बता दिया था। क्या आप जानते हैं कुत्ते, हाथियों और बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होती है? रानी चौरसिया, आज तुम ये ढूंढ कर आओगी। डॉग में, एलिफेंट में और कैट में ये अवधि जो होती है प्रेगनेंसी की, ये कितने महीने की होती है? याद रखना, ठीक है? तुम लोग ढूंढोगे आज इस चीज को। बहुत तगड़ा क्वेश्चन हमने तुमको दिया है। मानव में 1 महीने की सहगर्भता के बाद, याद रखना, 1 महीने की सहगर्भता के बाद यानी 1 मंथ के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। यानी हम क्या सुन सकते हैं? उस भ्रूण की हृदय की धड़कन सुन सकते हैं 1 महीने के बाद, क्योंकि क्या बन जाता है? हृदय बन जाता है। सहगर्भता के दूसरे महीने के अंत तक, क्या बोला था? 2nd मंथ के एंड तक भ्रूण के पाद और उंगलियां क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, उनका निर्माण हो जाता है। 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही या तीसरे महीने के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। जैसे
पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं। जितने भी अंग तंत्र है वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान, कौन से महीने के दौरान, 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल उग आते हैं। 5वें महीने में सिर पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं और गति करते हुए बाल आ जाते हैं, याद रखना। हाँ, एक सेकेंड डॉक्टर अमन ड्रॉप को। लगभग 24 सप्ताह के अंत तक, यानी दूसरी तिमाही के अंत तक, यानी 6ठे महीने के एंड तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, जिनको हम लेनुगो बोलते हैं। आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, आईलिड्स जो हैं अलग हो जाती हैं और बरोनिया यानी आई लैशेस बन जाती है। आंखों के ऊपर पलक जो है, ये हमारी पलक है, उसके ऊपर बालों का निर्माण हो जाता है। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। अब इसके बाद लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है वो रह गया है प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। इसमें ये चीज मैंने आपको करेक्ट कर दी है बेटा जी, याद रखना, भूल मत जाना। हाँ जी, ठीक है, पढ़े। सर हमको लास्ट लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, तो अगले साल समझियो। तेरे को इतनी बात समझ में नहीं है कि 9वें महीने तक गर्भ जो है पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, अब प्रसव के बाद वो बाहर आ जाएगा। ये चीज हमको समझ में नहीं आई सर। हाँ जी, देखो एक मिस्टेक है हमारी एनसीईआरटी में। क्या मिस्टेक है? दोनों में मिस्टेक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिस्टेक है। मैं बताना नहीं चाहता हूं, ट्राई करिएगा, याद मत रखना। एक्चुअलिटी में अगर मैं इन 3 जर्म स्तरों की बात करूं तो हिसाब से जब आप ये तीनों लाइनें पढ़ेंगे तो इन तीनों लाइनों पढ़ने के बाद आपको लगेगा इन 3 जर्म स्तर में से पहले कौन सी बनती है। पढ़ो। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिकीय समूह एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर, एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है, यानी 2 स्तरें बनती हैं, एक्टोडर्म बाहर, एंडोडर्म अंदर। इस बाह्य त्वचा और अंतस त्वचा के बीच जल्द ही मीजोडर्म प्रकट होती है। यानी पहले क्या बनी, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बाद में क्या बनी, मीजोडर्म। यही पता लग रहा है इन लाइनों को पढ़कर। सोचो, इन लाइनों को पढ़कर क्या पता लग रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले कौन सी जर्म स्तर बनी सर? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये दोनों पहले बन जाती हैं, बाद में बनती है मीजोडर्म। है ना, है ना? लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? चाहे तुम गूगल पर सर्च कर लेना, सबसे पहली जर्म स्तर जो बनती है वो कौन सी बनती है? फर्स्ट जर्म स्तर जो बनती है वो कौन सी होती है? सबसे पहले जो बनती है वो कौन होती है? ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, उसके बाद बनती है, सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, देन मीजोडर्म, देन एक्टोडर्म। आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, आप चेकआउट कर सकते हो या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर पूछ सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं। पहले बनती है एंडोडर्म, फिर बनती है मीजोडर्म, फिर बनती है एक्टोडर्म। चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ना हो विश्वास तो कर लेना, कर लेना, मैं बिंदास बोल रहा हूं। लेकिन क्या ये याद रखना है? इसलिए मैंने बोला था कि मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन अमन ड्रॉप बार बार तू कॉपी पेस्ट कर रहा था, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। क्यों नहीं बताना चाह रहा? क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तुम ये चीज याद रख लोगे, ये चीज भूल जाओगे। प्रश्न तेरा यहां से नहीं आएगा। समझ इस चीज को, इन बातों को सोचो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रश्न तेरा यहां से नहीं आएगा, प्रश्न तेरा यहां से आएगा कि पहले कौन बना सर? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बाद में कौन बना? मीजोडर्म। ठीक है, तो याद रखना, भूल मत जाना। आपने एनसीईआरटी पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबरदस्ती का, बिना फालतू का चाचा चौधरी नहीं बनना है आपने जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वही याद रखना है। ठीक है जी, डन, क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक पर आते हैं और वो लास्ट टॉपिक है
हाँ जी, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण, जिसमें से पहला बिंदु हमारा सीधा सीधा मानव में सहगर्भता का काल कितना होता है, हमने ऑलरेडी लिख दिया। मानव में सहगर्भता या गर्भावधि, गर्भावधि क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सहगर्भता की जो अवधि जो होती है, एनसीईआरटी अगर 1 + 2 = 5 तो सही है। क्या लिख रहा है बॉबी कुमार? हाँ जी, कितने महीने की होती है? फिक्स्ड याद रखना, 9 मंथ की होती है। 9.5 मत कर लेना, गलती हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी। अब सहगर्भता के अंत में क्या होता है उस पर ध्यान से सुनना। सहगर्भता का अंतिम समय जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। प्रसव यानी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। क्या होता है प्रसव? अच्छा, प्रसव का दूसरा नाम क्या होता है? शिशु जन्म होता है। प्रसव को हम क्या बोलते हैं? शिशु जन्म बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोले शिशु जन्म या प्रसव, क्या बोलेंगे हम? सहगर्भता का अंतिम समय। ध्यान से सुनना, सहगर्भता का अंतिम समय, जब शिशु कहां आएगा? सर, जन्म लेगा। शिशु जो है बाहर आ जाएगा, यही तो बोलेंगे। सहगर्भता का अंतिम समय, जब गर्भ जो है वो बाहर आ जाएगा। क्या बोलेंगे? जब गर्भ यानी फीटस, ना याद रहे फीटस, शिशु बाहर आ जाता है या बाहर आता है। बताइए, इतनी सी बात सुनने के बाद ये चीज समझ में आई कि भैया एक लेडी प्रेग्नेंट है, 9 मंथ उसमें चल रहा है। उस 9th मंथ में, उस 9वें महीने में लास्ट में क्या होएगा? सर, उस प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम होएगा जब क्या होएगा? सर, गर्भ यानी फीटस यानी शिशु क्या आएगा? सर, बाहर आता है। उसको हम क्या बोलेंगे? शिशु जन्म बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रसव बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन बोलेंगे। बताइए जनाब, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? एनसीईआरटी द गॉड पढ़ ले मेरे भाई, अंग्रेज पढ़ ले यार। ठीक है जनाब, ओके, ठीक है। सर, आपने ना यहां पर गलती से यहां पर ये कर दिया था, यहां पर करना था सर, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया सर आपने। इंग्लिश हिंदी की ऐसी तैसी कर देते हो सर आप। अरे आप तो समझदार हो ना, आप क्या यहां मात्राओं की गलती निकालने आए हैं कि बायो पढ़ने आए हैं कि चीजों को समझने आए हैं दोस्त? मेरे भाई बताओ हमको, यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? चले आगे। चलो, 2 बिंदु समझ में आ गए। प्रसव क्या होता है? 9th मंथ का एंड टाइम होता है जब बच्चा क्या आता है? बाहर आ जाता है, शिशु का जन्म होता है। अब बात आ रही है, ये प्रसव जो होता है ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये प्रसव जो है ये कौन करा रहा है? ये कैसी प्रक्रिया है? तो प्रसव जो है, याद रखना, तंत्री अंतः स्त्रावी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? सर, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? सर, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होती है। अब सर, ये न्यूरो एंडोक्राइन, सर ये न्यूरो एंडोक्राइन मतलब कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र, 2 तंत्र सम्मिलित हो रहे। कौन? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन। सर, अंतःस्त्रावी तंत्र कौन सा होता है? वो तंत्र जिसमें हार्मोन निकलते हैं।
तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है? जिसमें तंत्रिकाएं काम करती हैं। यानी ये प्रसव कराने के लिए, बच्चे को जन्म लेने के लिए, बच्चे का जन्म कराने के लिए उस मम्मी के अंदर और उस गर्भ में दोनों मिलकर, कौन? बच्चा भी, बच्चे की कौन? अपरा और माता, दोनों मिलकर बच्चे को बाहर निकालते। कैसे सर? इधर देखिएगा, चौथा बिंदु ध्यान से सुनना। ये कैसी प्रक्रिया है सर? तंत्री अंतरस्त्रावी प्रक्रिया है। भूल मत जाना, भूल मत जाना इस चीज को, यहां से प्रश्न आएगा। कैसी प्रक्रिया? न्यूरो एंडोक्राइनल प्रोसेस होती है, याद रखना। नेक्स्ट, चौथा बिंदु, ये जो प्रसव जो होता है, इस प्रसव का संकेत, प्रसव के, अगर मैं संकेत की बात करूं, प्रसव के संकेत कहां से आते हैं? ये प्रसव कराने के लिए इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है? ये बच्चे को बाहर निकालने के लिए इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है? स्टार बना लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है नीट में, और कई बार आपसे होमवर्क में भी पूछा जा सकता है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस में भी होएगा, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भूल मत जाना, पूर्ण विकसित गर्भ। पूर्ण विकसित गर्भ का मतलब जरा सोच समझकर मुझे बताइए। पूर्ण विकसित गर्भ का मतलब शिशु ना, बच्चा ना। अरे गर्भ कौन था मेरे भाई? गर्भ, गर्भ मीन्स फीटस, फीटस मीन्स शिशु, बच्चा। यानी वो बच्चा जो पूर्णतः विकसित हो चुका है, शिशु। और अपरा, ये दो चीजें याद रखना। पूर्ण विकसित गर्भ यानी बच्चा, और अपरा, ये अच्छा अपरा किसने बनाई? सर बच्चे और मम्मी ने, दोनों ने मिलकर बनाई। मम्मी क्या? गर्भाशय ऊतक, और बच्चे की याद कर जरायु अंकुर, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? अपरा। यानी क्या अपरा में मम्मी का कुछ भाग है? हाँ है। बच्चे का कुछ भाग है? हाँ है। और वो बच्चा जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, तो पूरी तरीके से विकसित बच्चा और उसका अपरा, जो अपरा मम्मी का भी कुछ भाग है, बच्चे का भी कुछ भाग है, ये मिलकर भेज रहे हैं संकेत क्या कराने का? प्रसव कराने का। अब ये संकेत किस रूप में आता है? सर ये संकेत किस रूप में आते हैं? ये इंफॉर्मेशन, ये तो चलो समझ में आ गया कि भैया संकेत किसने भेजा। मतलब यूं सोचो कि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं या विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरे एंड पर मान लो कोई दूसरा है खिलाड़ी है, रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। वहां पर पवेलियन पर, वहां पर जो कोच बैठा है उसको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो क्या वो इंफॉर्मेशन एक संकेत के रूप में भेजेगा? हाँ सर। तो यहां पर बच्चे को बाहर निकालना है। अब ये बाहर निकालने के लिए जो संकेत है वो कौन भेज रहा है? तो ये संरचनाएं जो हैं संकेत भेज रही हैं। कौन? खुद बच्चा कह रहा है कि मम्मी मम्मी मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर फंसा पड़ा हूं और नहीं रहा जा रहा मेरे से। साथ साथ अपरा भी कह रही है कि बाहर निकालो मम्मी मम्मी, अपरा कह रही है बाहर निकालो मम्मी मम्मी, इस बच्चे को बाहर निकालो। अब मम्मी क्या करेगी? अब ये प्रसव के जब संकेत आएंगे तो क्या होगा? ये संकेत बहुत ही, मैं बोलूंगा इंग्लिश में बोला जाता है बहुत ही माइल्ड, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्के, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्के क्या पैदा करती है? गर्भाशय संकुचन पैदा करती है। क्या इस 9 महीने के दौरान गर्भाशय में संकुचन हो रहा है? नहीं भाई। क्या उस 9 महीने में गर्भाशय में संकुचन शीतलन हो रहा है? नहीं भाई, बच्चा बाहर आ सकता है। सबसे पहले हल्के से गर्भाशय में संकुचन स्टार्ट होते, धीरे धीरे, हौले 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 गर्भाशय में क्या होते? संकुचन, हल्के हल्के, तेज नहीं। सुनो, अभी तीव्र संकुचन नहीं हुए, अभी हल्के से संकुचन हुए। और ये हल्के से संकुचन जैसे ही होंगे, ये संदेश तंत्रिका लेकर जाएगी। किसके पास लेकर जाएगी तंत्रिका? ये संदेश लेकर जाएंगी मम्मी के पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि जो होगी, मम्मी की पीयूष ग्रंथि जो होगी, उस पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही आएगा, ये ऑक्सीटोसिन आकर तेज कर देगा क्या? संकुचन।
क्या कर देगा? संकुचन को क्या कर देगा? तेज कर देगा। लिटरली समझना मेरे भाई, आराम से चीजों को सुनना। फिर से सुन, क्या क्या चीजें बोली हैं मैंने बोला, आराम से सुनना, देख बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे। मान लो मैं एक पूर्ण विकसित शिशु हूं अपनी मम्मी के गर्भ के अंदर, मैं, ठीक है, और मेरी कौन? अपरा। मैंने और अपरा ने मिलकर मम्मी को संकेत दिया कि मम्मी 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 हमको बाहर निकालो, मम्मी 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 हमको बाहर निकालो। हमने संकेत भेजा। किस रूप में भेजा हमने संकेत? वो संकेत जो आया उससे क्या हुआ? वो संकेत जो मम्मी के पास आया, किससे? इस बच्चे से, जो बच्चा पूर्ण तरीके से 9 महीने में विकसित हो चुका, उसने संकेत भेजा, उसने इंफॉर्मेशन भेजी कि हम नहीं टिक पा रहे, हमको बाहर निकालो। वो संकेत किस रूप में आया? बहुत ही धीरे धीरे संकुचन के रूप में आया। वो हल्के हल्के गर्भाशय में संकुचन पैदा हुए मम्मी के। वो हल्के हल्के संकुचन जब पैदा हुए, हल्के हल्के संकुचन पैदा हुए, तो वो संदेश जो था उस गर्भाशय से होता हुआ तंत्रिका, भाई गर्भाशय से कौन जुड़ी हुई है? तंत्रिका। पूरे बॉडी में कौन है? तंत्रिका। तो 9 महीने तक कोई संकुचन नहीं हुआ, एकदम से हल्के से संकुचन होंगे, तो ये तंत्रिका संदेश लेकर किसके पास चली गई? मम्मी की पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ने क्या निकाला? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नीचे आया, धड़ 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 क्या करा दिए? तेज गर्भाशय संकुचन करा दिए। अब जैसे तेज हुए गर्भाशय के संकुचन, ये वापस से संदेश पहुंचा किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास, कि जरा और निकालो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और निकालो। ऑक्सीटोसिन और निकला, ऑक्सीटोसिन की मात्रा और बढ़ गई, ऑक्सीटोसिन और बढ़ गया, तो ये संकुचन बहुत तेजी से हुए, बहुत जबरदस्त संकुचन हुए, और बच्चा आ गया बाहर। बोलो मेरे भाई, आपको बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई, आपको बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई, आपको बात समझ में आई? तो प्रसव के संकेत किस रूप में आए? हल्के गर्भाशय संकुचन के रूप में आए। ये हल्का गर्भाशय संकुचन जो है, ये संदेश तंत्रिका जो है लेकर किसके पास गई? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से क्या निकला? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने गर्भाशय के संकुचन को तेज कर दिया। अब ये और तेज करने के लिए, ये जो संकुचन जो तेज हो गए, ये जैसे तेज हुए तो इंफॉर्मेशन पीयूष ग्रंथि के पास गई, भैया तेज हो गए हैं और चाहिए हमको ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि ने बोला ले और निकाल रहा हूं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा हो गए संकुचन, जिससे बच्चा आ जाएगा बाहर। यहां तक की बात आपको समझनी थी। जोर जोर से संकुचन होंगे, बच्चा आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा क्या? प्रसव। लास्ट टॉपिक है दुग्ध स्त्रावण। भैया सीधी सी बात है, दुग्ध स्त्रावण प्रक्रिया जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज दुग्ध स्त्रावण? हम सीधा बोलेंगे, सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथि जो हैं, उन स्तन ग्रंथियों में क्या हो रहे हैं सर? इन स्तन ग्रंथियों में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, किसका विकास हो रहा है सर? स्तन ग्रंथि का विकास हो रहा है। स्तन ग्रंथि का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, और सगर्भता अंत तक, सगर्भता, अरे फिर बोलेगा सगर्भता, फिर गलत लिख दिया। सगर्भता के अंत तक दूध का निर्माण होता है या दूध का उत्पादन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दुग्ध स्त्रावण बोलते हैं। अब ये ना लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमें एनसीईआरटी की। देखो यही चीज हमारी एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई बदलाव आते हैं। यानी सगर्भता के दौरान क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। किसमें? स्तन ग्रंथियों में। और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। यही चीज मैंने यहां पर लिखी, क्या कि सगर्भता के दौरान ग्रंथि में, स्तन ग्रंथि में क्या आ रहे हैं सर? चेंजेस, ग्रंथि का विकास हो रहा है। यानी क्या आ रहे हैं सर? परिवर्तन आ रहे हैं। अरे भाई
विकास का दूसरा नाम ही क्या है? परिवर्तन ही तो है। तो हमने क्या बोला? सहगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, यानी उसमें क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहे हैं। और सहगर्भता के अंत तक दूध का उत्पादन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दुग्ध स्त्रावण। लेकिन हकीकत में ये पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता, व्हाट इज लैक्टेशन। तो मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का इजेक्शन, दुग्ध का निर्माण और निर्माण होने के बाद स्त्रावित करके बच्चे को पिला देना, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। हम बोलते हैं कि ये एक लैक्टेटिंग वुमेन है। क्या बोलते हैं? कि ये एक लैक्टेटिंग वुमेन है। लैक्टेटिंग वुमेन का मतलब उसमें दुग्ध का निर्माण हो रहा है, उसमें दूध उत्पन्न हो रहा है और वो दूध अपने बच्चे को पिला रही है। तो एक दुग्ध स्त्रावण का मतलब क्या हुआ? कि स्तन ग्रंथियों में परिवर्तन आ रहे हैं। क्या परिवर्तन है? सर, दूध का निर्माण हो रहा है और निर्माण होने के बाद उस दुग्ध को स्त्रावित किया जाएगा, बच्चे को पिलाया जाएगा। और याद रखना, पहला दुग्ध जो होता है उसका नाम होता है क्या? प्रथम स्तनीय या खीस या कोलोस्ट्रम, जो कैसा होता है? पीले रंग का होता है, गाढ़े पीले रंग का होता है, जिसको पुराने जमाने में क्या करते थे? जो गर्भ जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता था तो सासू माताएं क्या करती थी? जो पहला दुग्ध निकलता था वो गाढ़ा पीले रंग का होता था, तो क्या करती थी? उसको कलेक्ट करके बिखेर देती थी, ये गंदा दूध है। बाद में रिसर्च हुई, बाद में पता लगा कि भैया ये कोलोस्ट्रम जो है ये तो बहुत अच्छा है। किसके विकास के लिए? शिशु के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें पाई जा रही हैं क्या? प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, एंटीबॉडी पाई जाती हैं। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? ये हमारी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में नहीं लिखा है, लेकिन बाद में एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग, उस चैप्टर में लिखा हुआ। तो याद रखना, IgA ये वो प्रतिरक्षी है, वो एंटीबॉडी है जो प्रतिजनों से सुरक्षा देगी, यानी बच्चे के इम्यूनिटी का, उसके प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करेगी। ठीक है। अब बात आ रही है कि सर, अगर किसी महिला में ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाए तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा? हाँ जी, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, कई फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ऑक्सीटोसिन की अगर कमी होती है तो आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं किस चीज के? ऑक्सीटोसिन के। क्या करने के लिए? सर, बच्चा उत्पन्न करने के लिए। तो याद रखना, भूल मत जाना, ऑक्सीटोसिन जो होता है, इस ऑक्सीटोसिन को क्या मैं जन्म हार्मोन बोल सकता हूं? हाँ जी, इसको हम क्या बोलते हैं? जन्म हार्मोन बोलते हैं। साथ ही साथ याद रखना, ये जो दुग्ध का स्त्रावण जो होता है, ये जो दुग्ध का स्त्रावण जो होता है, ये कराने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या मैं इसको दुग्ध स्त्रावण हार्मोन बोल सकता हूं? जी हां, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी बोला जाता है। या एक और वर्ड होता है इंग्लिश में, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म हार्मोन भी बोला जाता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कई बार भैंस जब दूध नहीं देती तो भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है किसका? ऑक्सीटोसिन का, तो वो दुग्ध देना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली, जब महिला जो है वो प्रसव पीड़ा जब होती है, उस प्रसव पीड़ा में अगर उसको पीड़ा कम हो रही है या ऑक्सीटोसिन का निर्माण कम हो रहा है, ऑक्सीटोसिन नहीं निकल रहा है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे जन्म कराया जाता है। बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है? यहां तक की बात। अच्छा, एक बिंदु यहां पर रह गया था। ये जो हल्के गर्भाशय संकुचन पैदा हुए थे, ये संदेश जो है ये तंत्रिकाएं लेकर जा रही है। हाँ सर, किसके पास लेकर जा रही है? ये संदेश जो है ये तंत्रिकाएं किसके पास लेकर जाएंगे? सर, पीयूष ग्रंथि के पास। इन्हीं संदेशों को बेटा, इन्हीं संदेशों को, माफ करना जल्दबाजी में एक वर्ड लिखना भूल गया था मैं। इन्हीं संदेशों को, ये संदेश देखो, हल्का सा संकुचन हुआ, ये हल्का सा संकुचन जो होएगा गर्भाशय के अंदर, ये संदेश तंत्रिका किसके पास लेकर जाएंगी? सर, पीयूष ग्रंथि के पास लेकर जाएंगी। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्रिया बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? गर्भ
उत्क्षेपण प्रतिवृत्ति बोल दीजिए, प्रतिव्रत क्रिया बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। सर समझ में नहीं आया? सोचो, फीटल मींस फीटस यानी गर्भ, इजेक्शन उत्क्षेपण का मतलब होता है बाहर निकलना, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ, एनएलएम, है ना। तो हमने बोला कि एक क्रिया हुई, हां सर, बदले में प्रतिक्रिया हुई, हां सर, ये बदले में प्रतिक्रिया हो रही थी कि एक क्रिया हुई, बदले में प्रतिक्रिया हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये प्रतिवृत्ति क्रिया कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जिसको हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवृत्ति क्रिया बोलते हैं। हां जी सर, कुछ महिलाओं में मिल्क नहीं बनता। देखो, मिल्क ना बनने का कारण क्या हो सकता है? प्रोलैक्टिन की कमी। मिल्क ना निकलने का कारण हो सकता है ऑक्सीटोसिन की कमी। डन। मिल्क बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोलैक्टिन भी है, सिमिलरली एचपीएल भी होता है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये था बेटा हमारा चैप्टर। एक बार यहां पर ये जो पढ़ा है हमने, एक बार इसको फटाफट यहां से यहां तक एक बार पढ़ लीजिए दोस्त, यहां से यहां तक, या मैं फटाफट पढ़ा देता हूं। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका। आज के लेक्चर के साथ में ऐड कर दूंगा क्वेश्चंस, वो आपने करने हैं। 9 महीने की गर्भावधि होती है, जेस्टेशन होता है। सहगर्भता के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। इसी बाहर निकलने की इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, जो कैसी होती है? तंत्री अंतःस्त्रावी न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि होती है। प्रसव के लिए संकेत जो है वो कौन दे रहा है? पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा। याद रखना, यहां से प्रश्न पूछा गया है। जो क्या देते हैं? हल्के, बहुत माइल्ड गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं या प्रतिवर्त कहते हैं। यह अब क्या करता है? ये संकेत जो होंगे ये मम्मी की पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएंगे? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकल जाता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशियों पर कार्य करता है और इस कारण जोर जोर से संकुचन होने लग जाते हैं। अब ये जो जोर जोर से संकुचन होंगे, गर्भाशय में संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्त्रावण को अब जोर जोर से होंगे तो कहेंगे कि और चाहिए हमको ऑक्सीटोसिन, तो और ऑक्सीटोसिन निकलेगा। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के स्त्राव बीच लगातार प्रतिवृत्ति के कारण यह संकुचन तेज होते जाते हैं, जिससे शिशु जो है माता के गर्भाशय से जननाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाती है। याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि शिशु आएगा तो उसके साथ साथ अपरा भी आ जाएगी। आप सोचते हैं डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता होगा, किसके देता होगा? आई होप आप आंसर लगा लेंगे, ऑक्सीटोसिन का। सर एक चीज तो समझ में आ गई, लेकिन बफेलो और गोट फीमेल में मिल्क ऑल टाइम होता है क्या? बावला हो गया है क्या? किसने कहा? अरे गोट और बफेलो में मिल्क हमेशा निकलता रहता है क्या? पूछना, जो दूध बेचते हैं एक बार उनसे पूछना कि भैंस जो है दूध कब देती है, पूछ कर आइयो आज। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सहगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। सहगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लग जाता है। इस प्रक्रिया को हम दुग्ध स्त्रावण बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति करने में मदद देता है। दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम स्तनीय या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? याद रखना, आईजीए पाई जाती है, जो शिशु की प्रतिरोधी क्षमता यानी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करती है? आवश्यक होती है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ महीनों तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। हाँ जी, ठीक, ये हमारा समाप्त हो गया चैप्टर। प्रश्न मैं आपको दे दूंगा, होमवर्क मैंने आपको बोला है करने के लिए। आज हमने ये चैप्टर समाप्त कर दिया है। मिलते हैं बेटा कल एक नए चैप्टर के साथ। आईजीजी अपरा में होती, आईजीजी अपरा से होते हुए, मम्मी से होते हुए बच्चे में जाती, अपरा में नहीं होती है। मम्मी के अंदर होती है आईजीजी, जो अपरा से होते हुए बच्चे के अंदर जाती है। चलो कल देखते हैं। मिस यास्मिन एक बार प्लीज कल भेज देना, ठीक है? टाइम हो गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो चुका है इस वजह से।
सर एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग है। ठीक, कल आकर आधा घंटा आपके जो जो डाउट्स होंगे एक बार वो देख लेंगे, इस चैप्टर से संबंधित, लॉजिकल एनसीईआरटी बेस्ड, फालतू के नहीं। ठीक है, जन्मनाल क्या होती है बेटा? क्लास लो बेटा, प्लीज प्लीज क्लास लो, जिसको नहीं पता जन्मनाल क्या होती है।